हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, बढ़िया, एकदम ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। सो आइए बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम युग्मक जनन पढ़ रहे थे। युग्मक जनन में हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे थे? अंड जनन की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी को भी साथ साथ लिखते जा रहे थे, एनसीईआरटी की बातें हम लिखते जा रहे थे। ठीक है जी। और हम लोगों ने कहाँ तक की बात कर ली थी? ऑलमोस्ट यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये जो बिंदु जो था, यहां तक की चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी या लिख भी ली थी यहां पर। ठीक है, इस तरीके से। तो अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडाशय में होती है, भ्रूणी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। मादा भ्रूण के प्रत्येक अंडाशय में कई मिलियन क्या होती है? अंडजननी कोशिकाएं होती हैं। उनका निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है। जन्म के बाद अंडजननी की संख्या और वृद्धि नहीं होती है, ये हम लोगों ने बात करी थी। फिर इसके बाद वो अंडजननी कोशिका जिनमें जन्म से पहले अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है, उनको हमने क्या बोला था? प्राथमिक अंडक बोला था। ये जो प्राथमिक अंडक थे, इनमें अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में ये विभाजन जो है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। प्राथमिक अंडक के चारों ओर कणिका में कोशिकाओं का आवरण बन जाता है, जिसे हमने क्या बोला था? प्राथमिक पुटक बोला था। जन्म से यौवन आरंभ तक कई प्राथमिक पुटक नष्ट हो जाते हैं। वे अंडजननी कोशिका जिनमें प्राथमिक पुटक नष्ट हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को हमने पुटिका जीर्णता बोला था, फॉलिकुलर एट्रेशिया बोला था। यौवन आरंभ पर प्रत्येक अंडाशय में 60 to 80,000 क्या बच जाती हैं? प्राथमिक पुटक बढ़ जाती हैं। यौवन आरंभ पर एफएसएच हार्मोन प्राथमिक पुटक पर और कणिका में कोशिकाओं पर स्तर चढ़ा देता है, जिसके द्वितीय पुटक का निर्माण होता है, और जल्द ही द्वितीय पुटक जो है वो तृतीय पुटक में बदल जाती है। तृतीय पुटक के अभिलक्षण क्या थे? कि तृतीय पुटक के अंदर तरल से भरी हुई गुहा पाई जा रही थी, जिसे हमने क्या बोला था? गैवर बोला था, एंट्रम बोला था। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। और साथ ही साथ तृतीय पुटक में एक और अभिलक्षण हम लोगों ने पढ़ा था कि तृतीय पुटक में जो पुटक कोशिकाएं जो होती हैं, एक और लक्षण हम लोगों ने पढ़ा था कि तृतीय पुटक जो था उसमें एक और अभिलक्षण हम लोगों ने पढ़ा था। और वो क्या लक्षण पढ़ा था? कि तृतीय पुटक के अंदर क्या होता है? तृतीय पुटक के अंदर एक और अभिलक्षण हमने पढ़ा था, और वो क्या था? एक तो ये था कि तृतीय पुटक में तरल से भरी हुई गुहा पाई जाती है, जिसे हमने क्या बोला था? गैवर बोला था। और साथ ही साथ पुटक कोशिकाएं जो होती हैं, कौन? पुटक या कणिका में कोशिकाएं जो होती हैं, पुटक कोशिकाएं जो होती हैं, दो आवरण में स्थापित हो जाती हैं, कौन कौन सी? बाहर वाली जो थी उसको हमने क्या बोला था? बाह्य जो थी उसको हमने क्या बोला था? सर, बाह्य प्रवारक यानी थीका एक्सटर्ना। और अंदर वाली जो थी उसको हमने क्या बोला था? अंदर वाली अंतः जो थी उसको हमने क्या बोला था? अंतः प्रवारक थीका इंटरना। ये हमने पढ़ा था यहां तक। किसमें? तृतीय पुटक में। फिर ये जो तृतीय पुटक जो थी, ये तृतीय पुटक जो है, और कणिका में कोशिकाओं के आवरण के चढ़ जाने के कारण किसमें फाइनली बदल जाती है? ग्राफियन पुटिका में। ये जो कौन सा बिंदु हो जाएगा? ये हमारा 11वां बिंदु था। 12वां बिंदु क्या हो जाएगा जो लिखना था हमें? 12वां बिंदु तृतीय पुटक पर कणिका में कोशिकाओं और तृतीय पुटक पर कणिका में कोशिकाएं लिखा हुआ है ना हमारी एनसीईआरटी में, सीधा लिखा हुआ ग्राफी पुटिका में परिवर्तित हो जाती है। तो हम ऐसे लिखेंगे, तृतीय पुटक पर कणिका में कोशिकाएं और तृतीय पुटक पर कणिका में कोशिकाएं और ये तृतीय पुटक परिपक्व पुटक में
बदल जाती है, जिसे ग्राफी पुटक कहते हैं। ये चीज पढ़ने से पहले हमने एक और चीज पढ़ ली थी, और वो क्या पढ़ा था कि तृतीय पुटक के अंदर जो क्या मिल रही थी, प्राथमिक अंडक जो मिल रहा था, ये हमारा 13वां बिंदु हो जाएगा। पॉइंट्स हमने नहीं लिखे थे, जस्ट वो पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं यहां पर। तृतीय पुटक में उपस्थित प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री प्रथम पूर्ण होने के पश्चात एक बड़ी कोशिका द्वितीय अंडक और एक छोटी प्रथम ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। हाँ जी मेरे भाई, यहां तक की बात एक बार देख लीजिए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार देख लीजिए। हमने जस्ट कल वाली चीज को बस यहां पर लिखा है। हमने जो कल वाली जो चीज जो पढ़ी थी कि तृतीय पुटक का अभिलक्षण क्या था कि उसमें एक तरल से भरी हुई घेवर पाई जा रही थी, एंट्रम पाई जा रही थी, और पुटक कोशिकाएं जो है दो आवरण बना देती, जिसमें बाहर वाले को हमने बोला थीका एक्सटर्ना, अंदर वाले को हमने बोला थीका इंटरना। इस तृतीय पुटक में जो प्राथमिक अंडक था उसमें अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट हो जाता है, जिससे एक बड़ी कोशिका बनती है जिसका नाम है द्वितीय अंडक, एक छोटी बनती है जिसका नाम है प्रथम ध्रुवीय काय। ये तृतीय पुटक पर और कणिका में कोशिकाओं का आवरण चढ़ जाता है, जिससे ये तृतीय पुटक इसमें कन्वर्ट हो जाती है ग्रेफी पुट्टिका में। तो फाइनली ग्रेफी पुट्टिका में क्या पाई जा रही थी सर? ग्रेफी पुट्टिका, ये हमारी संरचना थी ग्रेफिन पुट्टिका। इस ग्रेफिन पुट्टिका में क्या पाई जा रही थी? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और एंट्रम पाया जा रहा था, और अंदर क्या पाया जा रहा था? द्वितीय अंडक। द्वितीय अंडक ने किसका निर्माण कर दिया था? एक पारदर्शी झिल्ली का निर्माण किया था, जिसके अंदर, जिसको हमने क्या बोला था? जोना पेलुसिडा बोला था। इस पॉइंट को भी हम यहां पर लिख देते हैं। कौन सा? ये हमारे 13 बिंदु हो गए हैं, और 14th बिंदु हम वापस से एक और चीज लिख देते हैं। ग्राफी पुटक में उपस्थित द्वितीय अंडक एक पारदर्शी झिल्ली स्रावित करता है, जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा कहते हैं। यहां तक की बात। यहां तक बताइए जल्दी से। यहां तक की चीज हम लोगों ने डायग्रामेटिकली भी समझ ली थी, डायग्राम के थ्रू समझ ली थी। यहां पर ये प्राथमिक अंडक था, उसके चारों तरफ कणिका में कोशिका, इसको हमने बोला प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक जो थे वो मिल रहे थे। यौवन आरंभ पर ये प्राथमिक अंडकों की संख्या कितनी थी सर? एक अंडाशय में 60 to 80,000 थी। फिर यौवन आरंभ पर कितनी थी? 60 to 80,000 थी। यौवन आरंभ जब हो गया था 60 to 80,000 जो थी, फिर ये यौवन आरंभ में जब आर्तव चक्र स्टार्ट हो जाता है
तो एक आर्तव चक्र में एक प्राथमिक पुटक जो था वो किसमें बदलता है, द्वितीय पुटक, द्वितीय पुटक किसमें बदलता है, तृतीय पुटक। ये करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, एफएसएस। तृतीय पुटक की एक अभिलक्षण मिल रहा था, एक तो इसमें एंट्रम मिल रही थी, और पुटक कोशिकाएं जो है वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाती है कि दो आवरण बन जाता है, एक बाहर वाला बाह्य प्रवारक, अंत्य प्रवारक, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ये तृतीय पुटक में और क्या चेंजेस हुए सर, इसी तृतीय पुटक के अंदर जो प्राथमिक अंडक था, उस प्राथमिक अंडक में क्या हो गया था, अर्धसूत्री कंप्लीट हो गया था, तो क्या बना था, द्वितीय अंडक बना था, और क्या बना था भैया हमारा, एक प्रथम ध्रुवीय काय बना था। प्रथम ध्रुवीय काय के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बहुत सारी चीजें हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बोलती है। फिर यही तृतीय पुटक में और कणिका में कोशिकाओं का आवरण चढ़ जाता थीका एक्सटर्ना पर, जिससे अब ये फाइनली क्या कहलाती है, ग्राफियन पुट्टिका कहलाती है। तो फाइनली ये जो ग्राफियन पुट्टिका थी, इसमें थीका एक्सटर्ना थी, थीका इंटरना थी, द्वितीय अंडक था जिसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा मिल रही थी, एक घेवर मिल रहा था, एंट्रम मिल रहा था। ये संरचना थी हमारी किसकी, ग्राफियन पुट्टिका की। हाँ जी सर जोना पेलुसिडा अकोशिकीय होती है, यस बेटा, ये मैंने आपको कल बता दिया था। जोना पेलुसिडा जो होती है वो कैसी होती है, अकोशिकीय होती है, जिसमें कोई कोशिका नहीं मिल रही है। ये चीज हम लोगों ने कल देख ली थी। स्रावित का मतलब होता है निकलना, हाँ जी बिल्कुल, श्रावण का मतलब ही क्या होता है, निकलना होता है। हाँ ठीक है, चलें आगे। यहां तक की चीज हमने डायग्रामेटिकली देख ली थी, और यहां तक के बिंदु हम लोगों ने यहां पर पूरे के पूरे लिख दिए हैं। जो ये बिंदु बच गए थे, 11वां बिंदु यहां तक हमने लिखा था, जो बिंदु बच गए थे लिखने के लिए वो मैंने आकर लिखवा दिए हैं। तृतीय पुटक में एक अभिलक्षण लिख दिया था, ये दूसरा अभिलक्षण था। फिर उसके बाद तृतीय पुटक में क्या हुआ था वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर लिख दी। फाइनली हमने क्या बना दिया, ग्राफियन पुट्टिका बना दी है, जिसमें द्वितीय अंडक के चारों तरफ कौन है, एक पारदर्शी आवरण है जो अकोशिकीय है। कैसा होता है ये, अकोशिकीय होता है, कोशिका से बना हुआ नहीं होता है, जिसका नाम क्या होता है, जोना पेलुसिडा होता है। हाँ जी डन, यहां तक की बात समझ में आ गई है सभी को। गुरु जी जितने प्राइमरी फॉलिकल होते हैं उतने ही ओवम बनते हैं क्या, नहीं बेटा ऐसा नहीं है अंशुल कुमार, जितने प्राइमरी फॉलिकल होते हैं उतने ही अंडाणु नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि एक आर्तव चक्र में एक ही बनेगा, और फीमेल के अंदर आर्तव चक्र जो है वो 10 वर्ष से मान लो अगर स्टार्ट होता है तो लगभग 50 वर्ष के अराउंड वो समाप्त हो जाता है। तो टोटल लगभग 40 वर्षों तक आर्तव चक्र चल रहा है। एक आर्तव चक्र में केवल एक अंडाणु का निर्माण हो रहा है, तो जरा सोच 40 साल तक कितने अंडाणु का निर्माण होएगा। एक वर्ष में 12 आर्तव चक्र है, क्योंकि एक आर्तव चक्र लगभग 1 महीने का है, तो 12 आर्तव चक्र हुए फीमेल के अंदर। 12 आर्तव चक्र हुए तो जरा इमेजिन करो 40 वर्षों तक चल रहा है, तो 40 इंटू 12 यानी कितना हो गया, लगभग 480 अंडाणुओं का निर्माण होएगा। तो बाकी जो प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या हो जाएंगी, वो डीजनरेट हो जाएंगी, जिसको हम फॉलिकुलर एट्रेशिया बोल रहे हैं। हाँ जी ठीक है अंशुल। मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर, बहुत दिन हो गए हैं, आज क्लास में आया हूं, तो सर थोड़ा समझ आ जाए उसके अकॉर्डिंग मेरा ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। अगर बच्ची बालक अवस्था में है तो अगर उसे हम टेस्टोस्टेरोन की सुई लगा दे तो बच्ची की आर्तव चक्र चालू हो जाएंगे क्या? ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक की चीजें हम लिख चुके हैं, अब इसके बाद क्या होएगा वो समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफियन पुट्टिका बन गई है, ठीक है, यहां तक की चीज हमें समझ में आ गई। अब इधर देखिएगा, आप मुझे बताइएगा, ये एक अंडाशय है। अभी पहले डायग्रामेटिकली चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये आर्तव चक्र, ये अंडाशय था। इस अंडाशय के अंदर फाइनली हमने किसका निर्माण कर दिया था सर? ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण कर दिया था। उस ग्राफियन पुट्टिका में कौन था? ये एक हैप्लॉइड क्या था? द्वितीय अंडक था। ये एक तरल से भरी एक गुहा थी जिसका नाम एंट्रम था। और फिर क्या मिल रही थी सर? इस तरीके से यहां पर ये थीका इंटरना मिल रही थी, और फिर क्या मिल रही थी? थीका एक्सटर्ना मिल रही थी। ये हमारी क्या मिल रही है? ग्राफियन पुट्टिका पाई जा रही है, ठीक है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बार बार रिपीट करूंगा तो माथा भी खराब होता है। एक ही बार में चीज समझनी थी कि ग्राफियन पुट्टिका जिसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एंट्रम है, द्वितीय अंडक है। ये चीज किसमें मिल रही है सर? अंडाणु, अंडाशय के अंदर मिल रही है। और ये सारा काम एक आर्तव चक्र में एक ग्राफियन पुट्टिका बन रही है। हाँ जी,
एक आर्तव चक्र में एक ग्राफीन पुट्टिका बन रही है। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। क्लास रुक गई है। चल तो रही है क्लास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइएगा, एक लड़की के अंदर जब आर्तव चक्र चालू हुए थे तो उस टाइम पर कोई जीएनआरएच निकला था। जीएनआरएच ने अग्रपीयूष से क्या निकलवाया था सर? अग्रपीयूष से दो हार्मोन निकलवाए थे, एलएच और एफएसएच निकलवाया था। हाँ जी, जिसमें से एफएसएच ने क्या क्या काम कर दिया था, जरा सोचिएगा, फटाफट सोचिएगा। जीएनआरएच निकला था किससे? हाइपोथैलेमस से निकला था। हाइपोथैलेमस से निकलकर जीएनआरएच किसके पास गया? अग्रपीयूष। अग्रपीयूष से क्या निकलवाया? एलएच एफएसएच, जिसमें हमने एफएसएच का कार्य किया था, एफएसएच का कार्य पढ़ा था। सर रिपीट कर दीजिए, कुछ नहीं बताया मैंने, बस इतनी सी बात बोली है मेरे भाई कि यहां तक की चीज हम पढ़ चुके हैं। ये अंडाशय है जिसमें एक आर्तव चक्र में एक ग्राफीन पुट्टिका बन रही है। एक आर्तव चक्र है और एक आर्तव चक्र में हमने एक ग्राफी पुट्टिका का निर्माण करा दिया, एक ग्राफी पुटक का निर्माण करा दिया एक आर्तव चक्र में। ये चीज हमने पढ़ी। तो मैंने आपसे क्या बोला? हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला, जिसमें अग्रपीयूष से निकलवा दिए थे क्या? एलएच और एफएसएच। एफएसएच का कार्य क्या था सर? एफएसएच का कार्य जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? क्या कार्य पढ़ा था? यस जर्मन जी, बिल्कुल है। हाँ जी, सोचो सोचो सोचो, एफएसएच का कार्य क्या था? सोचो, क्या पुट्टिकाओं का निर्माण कराना था? क्या पुटक का निर्माण कराया था? क्या प्राथमिक पुटक से द्वितीय पुटक, द्वितीय पुटक से तृतीय पुटक, तृतीय पुटक से ग्राफी पुटक, क्या इन पुटक का निर्माण कराया था या नहीं कराया था? यही हमने पढ़ा था। हाँ जी, क्या यही हमने पढ़ा था? एफएसएच जो था क्या उसने पुटक का निर्माण कराया था? ये चीज हमने पढ़ी थी। दूसरा बिंदु, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एफएसएच ने पुटक का निर्माण करा दिया था। किसका निर्माण करा दिया? फाइनली किसका निर्माण करा दिया? ग्राफी पुटक का निर्माण करा दिया। ठीक है, लास्ट में क्या बन जाएगा सर? ग्राफी पुटक बन जाएगा, ग्राफीन पुट्टिका बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो ग्राफीन पुट्टिका जो है, ये ग्राफीन पुट्टिका है। इस ग्राफीन पुट्टिका में ध्यान से सुनना, ये एफएसएच एक और काम कर रहा है क्या? ये जो थीका इंटरना जो है, इस थीका इंटरना की कोशिकाओं से एक हार्मोन स्त्रावित करवाता है। क्या सर? ये एफएसएच जो है, ये थीका इंटरना किसकी? ग्राफी पुट्टिका जो है, वो जो ग्राफी पुट्टिका जो थी या ग्राफी पुटक जो है, उस ग्राफी पुटक की जो थीका इंटरना जो है, उस थीका इंटरना को प्रेरित करता है। क्या करने के लिए? एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए। सर समझ नहीं आया? देखो, ये हमारी ग्राफीन पुट्टिका है। हाँ सर, ये ग्राफीन पुट्टिका है। अब इस ग्राफीन पुट्टिका का निर्माण किसने करवा दिया सर? इस ग्राफीन पुट्टिका का निर्माण किसने करा दिया? इसी एफएसएच ने। यानी मैं मान लो एफएसएच हूं, मैंने प्राथमिक पुटक से क्या बनवाया सर? प्राथमिक पुटक से हमने द्वितीय पुटक बनाया, द्वितीय से हमने तृतीय पुटक बनाया, तृतीय से हमने ग्राफीन पुट्टिका बना दिया। ये सारा काम किसने कराया? एफएसएच ने। अब इसी ग्राफीन पुट्टिका के अंदर जो थीका इंटरना है, उस थीका इंटरना की जो कोशिकाएं हैं, उनको मैं यानी एफएसएच प्रेरित कर रहा हूं। क्या निकालने के लिए? एक हार्मोन निकालने के लिए। उस हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन किसने निकाला सर? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो थीका इंटरना ने निकाला। किसकी थीका इंटरना ने निकाला? ग्राफी पुट्टिका की थीका इंटरना ने निकाला। किसने प्रेरित किया सर? इस एफएसएच ने। तो एफएसएच के ये दो कार्य आपको समझ में आ गए। पुटकों का निर्माण कराओ, प्राथमिक पुटक से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से ग्राफी। फिर जब ग्राफी पुटक बन जाएगी तो उसकी थीका इंटरना को फिर प्रेरित करो। क्या बनाने के लिए? एस्ट्रोजन बनाकर उसे निकालने के लिए। तो एस्ट्रोजन बना और उसको निकलवाया किसने? इस एफएसएच ने। क्या यहां तक की बात डंडन डंडन, यहां तक की बात समझ में आ गई है? जल्दी से मुझे बताइए। अभी एनसीईआरटी देखेंगे जर्मन जी, तो उसमें हम चेकआउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक की बात। नवीन, किंग अविनाश, शिफा, बॉबी, अमित, मनोज, क्लियर है?
यहां तक की डन। चले आगे, पूरी चीज समझ में आ गई है। ये एफएसएच का काम हो गया है, क्या निकाल दिया? एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? यहां से कहानी स्टार्ट होने वाली है थोड़ी सी टिपिकल। क्या इसके बाद जो है कहानी थोड़ी सी टिपिकल स्टार्ट होने वाली है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट होने वाली है। तो वो लोग जो यहां पर क्लास में इररेलेवेंट मैसेज कर रहे हैं, और वो लोग जिनको ग्रुप में ऐड कर दिया, और ग्रुप में भी आज मैंने सुबह देखा था इररेलेवेंट मैसेज कर रहे थे, आप लोगों से क्या रहेगा भैया? आप लोगों से आग्रह रहेगा कि प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है? प्रमोद साहू, समझ में आ गई बात? क्या नहीं करना है? इररिलेवेंट मैसेज नहीं करने, नहीं तो आगे की चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है? फाइनली सर हमारा एस्ट्रोजन निकल चुका है। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा वो देखना, ध्यान से सुनना। ये जो एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन को इंग्लिश में हम एस्ट्रोजन तो लिखते हैं, लेकिन उसके आगे ओ आता है, ओ साइलेंट होता है, तो एस्ट्रोजन ही बोलते हैं। वैसे ऑयस्ट्रोजन होता है, जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें हम क्या बोलते हैं? ऑयस्ट्रोजन बोलते हैं। और ओ जो है इंग्लिश, जो हमारी इंडियन इंग्लिश है, उसमें ओ साइलेंट होता है। अब इस चीज के लिए प्रश्न मत खड़े कर देना, क्यों साइलेंट होता है, किस लिए साइलेंट होता है, सिंपल आप एस्ट्रोजन नाम लीजिए। तो ये जो एस्ट्रोजन जो होता है, ये क्या काम करता है? ये एस्ट्रोजन, ध्यान से सुनना, ये एस्ट्रोजन जीएनआरएच को प्रेरित करता है ज्यादा से ज्यादा एलएच के स्त्रावण को करने के लिए। सर समझ नहीं आया, वापस से सुनना। क्या बोला हमने? हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला, जीएनआरएच ने अग्रपीयूष से एलएच एफएसएच निकलवाया, एफएसएच ने पुटक कोशिकाओं का निर्माण किया, ग्राफी पुट्टिका बना दी, फिर इसी ग्राफी पुट्टिका से इस एफएसएच ने क्या निकलवाया? एस्ट्रोजन। अब बदले में ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? ये एस्ट्रोजन इस जीएनआरएच को प्रेरित कर रहा है कि भैया ज्यादा से ज्यादा एलएच निकलवाओ। यानी एफएसएच से जो एस्ट्रोजन निकल रहा है, ये एस्ट्रोजन इसके पास जा रहा है। किसके पास? जीएनआरएच के पास। और इससे कह रहा है क्या? कि भाई तू अग्रपीयूष से एलएच के स्त्रावण को बढ़ा दे। अब एलएच का स्त्रावण अगर बढ़ जाएगा, एलएच का स्त्रावण अगर बढ़ जाएगा, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एलएच का स्त्रावण बढ़ जाएगा, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज कहते हैं। क्या ये चीज समझ में आई? आराम से पढ़ा रहा हूं, टिपिकल है चीजें, इसलिए प्यार से पढ़ना, नहीं तो चीज बीच में अगर इतनी सी भी छूटी ना तो चीज समझ में नहीं आएगी, और फिर बार बार ये मत बोलना सर समझ में नहीं आया है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, वापस से बार बार रिपीट करूंगा। क्या? सबसे पहले एक लड़की के अंदर जब वो 10 से 12 वर्ष की होती है, यौवन आरंभ होता है, तो हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनआरएच। जीएनआरएच उस लड़की की अग्रपीयूष से एलएच एफएसएच का स्त्रावण कराता है, जिसमें पर्टिकुलरली एफएसएच की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। किससे? एलएच से। ये एफएसएच क्या करता है? प्राथमिक पुटक से द्वितीय पुटक बनाता है, द्वितीय से तृतीय बनाता है, तृतीय से ग्राफी पुटक बनाता है। फाइनली ग्राफी पुटक बनने के बाद यही एफएसएच उस ग्राफी पुट्टिका की थीका इंटरना से एस्ट्रोजन निकालता है। ये एस्ट्रोजन इसी जीएनआरएच को, जो रिलीज हो रहा था, इसी जीएनआरएच को प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा एलएच की मात्रा को बढ़ा दो। एलएच की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। डन, यहां तक की बात। अब सर एलएच की मात्रा बढ़ गई है, इसको आपने एलएच सर्ज बोल दिया। अब ये एलएच जो बढ़ गया है, ये क्या करेगा? ये एलएच की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो ये एलएच क्या करेगा? अब इधर देखना, ये एलएच की मात्रा जब बढ़ जाती है, यानी एलएच की मात्रा अब बढ़ गई है, एलएच की मात्रा क्या करेगी? ये एलएच की मात्रा, ध्यान से सुनना, ये एलएच की मात्रा जब बढ़ जाती है, यानी एलएच सर्ज हो जाता है, ये एलएच उन कणिकामय कोशिकाओं को तोड़ देता है। क्या कर देता है? ये एलएच जो होता है, ये कणिकामय कोशिकाओं को तोड़ देता है। और कणिकामय कोशिकाएं जब टूट जाती हैं, ये कणिकामय कोशिकाएं जब टूट जाती हैं, तो बाहर निकलता है कौन? सोचो, बाहर कौन निकलेगा? दिमाग लगाइए, ये बाहर कौन निकलेगा? सोचो। दिमाग लगाइए, बाहर कौन निकलेगा? मोहम्मद अबू जर,
क्या बाहर अंडाणु निकल रहा है? क्या ये अंडाणु था या ये द्वितीय अंडक था? सोचो, दिमाग लगाओ, ये कौन था इस ग्रेफी पुट्टिका के अंदर? ये कौन था? क्या ये अंडाणु था, ओवम था या द्वितीय अंडक था? थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, नहीं तो चीज समझ में नहीं आएगी। क्या हमने ओवम बना दिया? क्या हमने अंडाणु बना दिया था? क्या सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हमने अंडाणु बना दिया था या ग्रेफी पुट्टिका के अंदर द्वितीय अंडक मिल रहा था? सोचो, इस ग्रेफी पुट्टिका के अंदर द्वितीय अंडक मिल रहा था कि अंडाणु मिल रहा था? सर, द्वितीय अंडक मिल रहा था। तो ये ग्रेफी पुट्टिका जब टूटेगी, ये ग्रेफी पुट्टिका अगर टूटती है, इसकी ये वाली कोशिकाएं अगर रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और तोड़ने का काम कौन कर रहा है? सर, तोड़ने का काम जो है वो एलएच कर रहा है। तो बाहर क्या निकलेगा? द्वितीय अंडक निकलेगा या अंडाणु निकलेगा? हम सीधा बोलेंगे सर द्वितीय अंडक निकलेगा। लेकिन किंतु परंतु अभी रुक जाओ। क्या सर, आप यहां से द्वितीय अंडक निकालना चाह रहे हैं? हां सर। कहां से? यहां से। किससे? इस अंडाशय से द्वितीय अंडक निकलना चाह रहा है। निकालने के लिए आपने इस ग्रेफिन पुट्टिका को तोड़ना पड़ेगा। ग्रेफी पुट्टिका को तोड़ने का काम कौन करेगा? सर, ये एलएच करेगा। एलएच की मात्रा जब बढ़ जाएगी, एलएच की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो ये किसको तोड़ेगा? सर, ये ग्रेफी पुट्टिका को तोड़ेगा। ग्रेफी पुटक को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? सर, एलएच सर जो होता है वो ग्रेफी पुट्टिका को तोड़ेगा। ग्रेफी पुट्टिका टूटेगी तो बाहर क्या निकलेगा? सर, द्वितीय अंडक निकलेगा। द्वितीय अंडक मोचित होएगा। मोचित का मतलब निकलेगा। यही होएगा ना? इतनी सी बात समझ में आई क्या? एस्ट्रोजन जो निकला था थीका इंटरना से, जो एफएसएच ने निकलवाया एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन जीएनआरएच के पास गया कि भैया जीएनआरएच एलएच की मात्रा को बढ़ा दो। जीएनआरएच ने बोला ठीक है अभी बढ़ाता हूं। बढ़ा दिया एलएच की मात्रा को, एलएच की मात्रा बढ़ गई, उसको हमने बोला एलएच सर। ये एलएच क्या करेगा? ग्रेफी पुट्टिका को तोड़ेगा। ग्रेफी पुट्टिका टूटेगी तो बाहर क्या निकलेगा? द्वितीय अंडक। लेकिन ध्यान से सुनो, इस दौरान क्या हो रहा है? एलएच सर्ज जब हुआ, ग्रेफी पुट्टिका टूटने वाली है, द्वितीय अंडक निकलने वाला है। ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया जब चल रही थी उसी दौरान क्या हुआ कि जो द्वितीय अंडक जो था, मैं लिखूंगा सारी चीजें लेकिन पहले सुन तो सही। द्वितीय अंडक जो था, उस द्वितीय अंडक में अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट हो जाता है। उस द्वितीय अंडक में अर्धसूत्री सेकंड जो है वो क्या हो जाता है? सर, स्टार्ट हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, द्वितीय अंडक में जब अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट होएगा तो अर्धसूत्री सेकंड की कौन कौन सी अवस्था होएगी? सोचो सर, सबसे पहले होएगी प्रोफेज सेकंड होएगी। हाँ सर। फिर क्या होएगी सर? मेटाफेज सेकंड होएगी। फिर उसके बाद क्या होनी चाहिए? एनाफेज सेकंड। फिर क्या होगी? टीलोफेज सेकंड। यही होती है ना? अर्धसूत्री सेकंड में प्रोफेज सेकंड होगी, मेटाफेज सेकंड होगी, एनाफेज सेकंड होगी, टीलोफेज सेकंड होगी ना? लेकिन क्या होता है कि इस द्वितीय अंडक, ये जो द्वितीय अंडक जो था, इस द्वितीय अंडक में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की प्रोफेज सेकंड हो जाती है। मेटाफेज सेकंड होने के बाद ये प्रोसेस फिर स्टॉप हो जाता है। अब आप बोलेंगे क्यों? पूछेंगे ना सर, क्यों हो गया? किस लिए हो गया? किस कारण से ये यहां पर स्टॉप हो गया? अभी रुक जाना, अभी जस्ट इतना सा याद रखना कि जो द्वितीय अंडक जो ग्रेफी पुट्टिका के अंदर था, ये द्वितीय अंडक जो किसके अंदर था? सर, ग्रेफी पुट्टिका के अंदर था। वो द्वितीय अंडक में अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट तो हुआ लेकिन स्टॉप हो गया। कहां पर स्टॉप हो गया? सर, मेटाफेज सेकंड पर स्टॉप हो गया। आप पूछेंगे क्यों हो गया? मैं बोलूंगा अभी थोड़ी देर में आंसर बताऊंगा। अभी जस्ट इतना सा समझना था कि ये ग्रेफी पुट्टिका है, ये ग्रेफी पुट्टिका के अंदर ये द्वितीय अंडक है जो कौन से विभाजन पर रुक गया? सर, मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड पर रुक गया है।
तो अब आप मुझे बताना सोच समझकर, इस कोशिका में, इस द्वितीय अंडक में मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड जो है, यहां पर अगर ये प्रोसेस रुक गई है और एलएच की मात्रा आपने बढ़ा दी है, एलएच की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो एलएच ग्राफी पुट्टिका को तोड़ेगा, तो बाहर जो द्वितीय अंडक निकलेगा वो द्वितीय अंडक कौन सी अवस्था के विभाजन में रुका पड़ा है? सर, वो जो द्वितीय अंडक बाहर निकल रहा है वो मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अवरुद्ध है। क्या है? रुका हुआ है, वो विभाजन वहां पर रुका हुआ है। मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड नहीं, मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है। आई नो आपका प्रश्न होगा कि क्यों रुका हुआ है, पेशेंस रखना, अभी चीज समझ में आ जाएगी। यहां तक की बात बताइए, यहां तक की चीज समझ में आ गई है, तो अब आप मुझे बताइएगा, फाइनली द्वितीय अंडक जो बाहर मोचित हो रहा है, ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ रहा है, एलएच ने तोड़ा, ग्राफी पुट्टिका टूटेगी, द्वितीय अंडक बाहर आएगा, जो कौन सी अवस्था में रुका हुआ है? मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है। क्या इस द्वितीय अंडक के बाहर निकलने की प्रक्रिया को बोला जाता है अंडोत्सर्ग? इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर उस एंट्रम का क्या हुआ? बेटा वो एंट्रम क्या था? एक फ्लूइड था। हाँ सर, वो फ्लूइड क्या कर रहा था? सर वो फ्लूइड जो था इसको प्रोटेक्शन दे रहा था। किसको? इस संरचना को, ताकि ये टूटे फूटे ना, ये रप्चर ना हो, इसको नुकसान ना पहुंचे। अब जनाब जब ये टूटेगा, ये ग्राफियन पुट्टिका जब टूटेगी तो ये एंट्रम जो है इसका फ्लूइड रिलीज हो जाएगा, किसमें? अंडाशय के अंदर। एक ही रजो चरण की स्त्रावी चरण क्यों नहीं रहती है, उसमें भी तो ब्लड। क्या लिख रहा है यार? कोई लॉजिक है लिखने का? एक रजो चरण की स्त्रावी चरण क्यों नहीं कहते, उसमें भी तो ब्लड का स्त्राव होता है। हाँ जी, डन। मैं पूरी चीज वापस से जो आज पढ़ी है, अभी पढ़ी है, उसको जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं, जल्दी से रिपीट करा रहा हूं। रीजन बीइंग सिंपल कि टॉपिक जो है कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो 2-3 बार सुनेंगे, 2-3 बार समझेंगे, तब जाकर ये चीज दिमाग में फिक्स्ड होएगी। तो वापस से सुनना, फिर से सुनना, इधर देखिएगा, ध्यान से सुनना। एक लड़की ने जब यौवन प्राप्त किया तो उसके एक अंडाशय में 60 to 80,000 कौन थी? सर ये प्राथमिक पुटक थी। प्राथमिक पुटक जिसके अंदर प्राथमिक अंडक था। ठीक है। लड़की जैसे ही 10 से 12 वर्ष की होती है, सामान्य तौर पर यौवन आरंभ होता है, तो हम बोलते हैं आर्तव चक्र होता है। क्या होएगा इस दौरान? हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला जीएनआरएच, जीएनआरएच अग्रपीयूष के पास गया, निकलवाया एलएच एफएसएच। ठीक है। एफएसएच ने क्या किया? प्राथमिक पुटक के ऊपर और कणिका में कोशिकाओं का स्तर का आवरण चढ़ा दिया, बना द्वितीय पुटक। द्वितीय पुटक से फिर क्या बना? और चढ़ गई तृतीय पुटक। तृतीय पुटक की खूबी क्या थी? यहां एक तरल से भरी हुई गुहा है जिसका नाम है घेवर, और जो पुट्टिका कोशिकाएं हैं, ये कणिका में कोशिकाएं, वो 2 स्तरों में बट जाती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। साथ ही साथ इसी तृतीय पुटक के अंदर जो प्राथमिक अंडक था उसमें अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट हो जाता है। अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनेगा? द्वितीय अंडक बनेगा और प्रथम ध्रुवीयकाय बनेगा। प्रथम ध्रुवीयकाय डीजनरेट हो जाता है, लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, याद रखना है। बच गया कौन? केवल द्वितीय अंडक बच गया, और ये संरचना के ऊपर और कणिका में कोशिकाएं चढ़ जाती है, तो फाइनली दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राफी पुटक। ये है ग्राफियन पुट्टिका, ग्राफियन फॉलिकल है। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, द्वितीय अंडक है और एंट्रम है। ये चीज हमने यहां पर देखी। डन। ये हमारा एफएसएच का कार्य था जो हमने यहां पर देखा। पुटक का निर्माण कराया, ओके सर। ग्राफी पुट्टिका बना दी, ओके सर। अब ये एफएसएच उसी ग्राफियन पुट्टिका की जो थीका इंटरना है उससे एक हार्मोन रिलीज करा रहा है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ओके जी। अब ये एस्ट्रोजन जाकर जीएनआरएच के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे जीएनआरएच जो है वो एलएच के स्त्रावण को बढ़ा देता है।
तो LH का स्त्रावण जब बढ़ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं LH सर्ज। ये LH क्या करेगा वो देखने से पहले हमने बोला कि वो जो द्वितीय अंडक जो था उसमें अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेटाफेज सेकंड में रुक जाता है, यानी अभी द्वितीय अंडक में अर्धसूत्री सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए जी, LH जो बढ़ गया था उस LH ने क्या किया, ग्रेफिन फॉलिकल को तोड़ा। ग्रेफिन पुट्टिका जब टूटेगी तो बाहर क्या निकलेगा, द्वितीय अंडक। वो द्वितीय अंडक जिसमें मेटाफेज सेकंड पर अर्धसूत्री सेकंड रुका हुआ है, ये द्वितीय अंडक जब बाहर निकलेगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अंडोत्सर्ग बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलेंगे। यहां तक की चीज हमने पढ़ ली है, यहां तक की चीज हमने कवर कर ली है, यहां तक की चीज। अब आप मुझे बताइए, आप में से कोई भी बच्चा ये बता सकता है, FSH के मैंने यहां 2 कार्य लिखे हैं, कोई एक कार्य मेरे से छूट गया है यहां पर लिखना, कोई भी मुझे बता सकता है क्या कार्य छूट गया है यहां पर? सर क्या हार्मोन पर कार्य कर सकता है? यस बेटा, बिल्कुल कार्य कर सकता है। एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के स्रावण को प्रेरित कर सकता है, बिल्कुल डायरेक्टली। शुभम पटेल ऐसे नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया, तो डायरेक्टली मैंने बता दिया। ये एस्ट्रोजन जो होता है ये एक्चुअली इस हाइपोथैलेमस पर कार्य करता है। हाइपोथैलेमस GnRH के लेवल को बढ़ा देता है। GnRH का लेवल बढ़ जाता है तो LH और FSH भी बढ़ते हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलरली LH का लेवल बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि LH जो है वो ग्रेफिन फॉलिकल को तोड़ेगा। ये इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस होती है। हाँ जी, डन, क्लियर है यहां पर? फाइनली यहां तक मुझे बताइए, यहां तक की चीज समझ में आ गई? अब हमने कहां तक लिखा था? ग्रेफी पुट्टिका में उपस्थित द्वितीय अंडक एक पारदर्शी झिल्ली स्त्रावित करता है, जिसे हमने क्या बोला, जोना पेलुसिडा। 15th बिंदु वो क्या है? ग्रेफी पुट्टिका से द्वितीय अंडक मोचित हो जाता है। ग्राफी पुटक से द्वितीय अंडक मोचित होता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। यहां तक की पूरी स्टेप्स आपको क्लियर हो गई हैं? डन। अब एक काम करते हैं, हमारी एनसीईआरटी ने यहां तक की चीजें लिखी हुई हैं, है ना? तो एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कर ले। ये जो मैंने आपको टोटल यहां पर ये जितने 15 बिंदु लिखवाए हैं, इन्हीं 15 बिंदुओं को हमारी एनसीईआरटी ने यहां पर मेंशन किया हुआ है। यहां पर कहां तक? यहां तक, ये यहां तक अंडोत्सर्ग यहां तक लिखा हुआ है। तो एक बार हम जरा एनसीईआरटी को रीड आउट कर लें। हमने अपने तरीके से पढ़ लिया, अब एक बार एनसीईआरटी को रीड आउट कर लेते हैं। आइएगा, एनसीईआरटी में अंडोत्सर्ग जो है यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो इस तरीके से यहां से एक टॉपिक स्टार्ट होगा जो है अंडोत्सर्ग। हेडिंग नहीं डाल रखी है, हेडिंग जो है युग्मक जनन है। हेडिंग जो है वो कौन है? युग्मक जनन। उसी के अंदर यहां से स्टार्ट होता है क्या? अंड जनन। ठीक है सर, पुटक का निर्माण कराता है एस्ट्रोजन? नहीं बेटा, पुटक का निर्माण नहीं कराता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन थोड़ा ना, FSH पुटक का निर्माण करा रहा था। अभी प्रोजेस्ट्रॉन रुक जा, जो मैंने अभी तक स्टेप बाय स्टेप तेरे को चीज बताई है, बस वहां तक चीज सुननी थी, समझनी थी। 3-4 बार मैंने रिवाइज करा दिया। अब इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखना यहां पर एनसीईआरटी में कहां कहां आपको मिस्टेक्स मिलने वाली है, ध्यान से देखना। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन oogenesis कहते हैं। क्या यहां पर कोई दिक्कत है? बस पहले मेरी बात सुना करो, समझा करो। मेरी बात सुना करो, समझा करो, जैसे पढ़ा रहा हूं। सुनो पहले, लिखे जा रहे हो। सुनो पहले क्या बोल रहा हूं। हमने पढ़ा, समझ में आया, इतनी सी बात मैंने आपको बताई। जब एक लड़की जब यौवन आरंभ होता है तो 60 to 80,000 उसके अंदर क्या होती है? प्राथमिक पुटक होती है, जिसके अंदर प्राथमिक कंडक होती है। जैसे यौवन आरंभ होता है तो उन 60 to 80,000 में से एक प्राथमिक पुटक जो है आगे बढ़ के क्या बनाती है? द्वितीय पुटक बनाती है, द्वितीय तृतीय ग्रेफी पुटक बनाती है। ये कराने का काम कौन कर रहा है? FSH। कहां से निकला था? अग्रपीयूष से। कैसे निकलवाया? GnRH ने निकलवाया। डन, ओके।
अब ये एफएसएच क्या करता है, जैसे ग्राफी पुट्टिका बन जाती है, ग्राफी पुट्टिका से एस्ट्रोजन निकलवाता है, वो एस्ट्रोजन जाकर कहीं ना कहीं जीएनआरएच के लेवल को बढ़वा देता है, जिससे एलएच की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये एलएच की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये एलएच क्या करता है, ये ग्राफीन पुट्टिका को तोड़ेगा, ग्राफीन पुट्टिका टूटेगी तो बाहर क्या निकलेगा, द्वितीय अंडक निकलेगा। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग बोला है। खत्म। इतनी सी चीजें हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। हाँ जी, मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि भाई हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपने यहां पर ये एफएसएच के 2 कार्य लिखे, कोई एक कार्य यहां पर मेरे से रह गया था, किसी को याद है, कोई बता सकता था? तो एक बच्चे ने बताया, वेल डन। जिसने भी बताया, नाम मैंने नहीं देखा है, शुभम पटेल, वेल डन शुभम। एक काम हमारा यहां पर रह गया था और वो लिखना यहां पर ये रह गया था। क्या मैं यहां पर ये लिख सकता था कि एफएसएच ने अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट कराया था? क्या हम ये लिख सकते हैं कि एफएसएच मियोसिस 1 यानी अर्धसूत्री प्रथम पूर्ण करवाता है? अर्धसूत्री प्रथम पूर्ण करवाता है, ये रह गया था लिखना। डन। बस ये 3 फंक्शन याद रखने एफएसएच के। पुटक का निर्माण करना यानी ग्राफी पुटक का निर्माण करना। ग्राफी पुटक में पर्टिकुलरली जो तृतीय पुटक जब बनी थी तो उस तृतीय पुटक के अंदर एफएसएच ने अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट कराकर द्वितीय अंडक बनवा दिया था। वो जो ग्राफी पुटक जब बनी, उस ग्राफी पुटक से एस्ट्रोजन निकलवा दिया था। एस्ट्रोजन ने क्या किया, एस्ट्रोजन ने जीएनआरएच की, एस्ट्रोजन जो है वो एक फीडबैक देता है। अब डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें। एस्ट्रोजन एक पॉजिटिव फीडबैक देता है। वो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, जीएनआरएच के लेवल को बढ़ा देता है। जैसे जीएनआरएच का लेवल बढ़ता है तो एलएच की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम एलएच सर्ज बोलते हैं। एलएच सर्ज क्या करता है, ग्राफी पुट्टिका को तोड़ देता है और बाहर द्वितीय अंडक निकल जाता है, इसको हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं। डन। आइए, यहां पर हम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आराम से सुनते जाइएगा। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम अंडजनन कहते हैं। जनाब, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, आराम से चीज समझ में आ गई थी कि व्हाट इज अंडजनन, मादा युग्मक का निर्माण। उसको हम क्या बोलते हैं, अंडजनन, oogenesis बोलते हैं। आगे, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। आप जानते हैं यहां पर गलती क्या है, ये हमने कल भी देखा था। मिस्टेक क्या है, यहां पर शुक्राणु जनन नहीं होगा, क्या होगा गुरु, शुक्र जनन होएगा, जो यहां पर मिस्टेक थी, जो हमने कल भी देख ली थी। डन। चलें आगे, क्या होएगा, शुक्र जनन होएगा। डन। यहां तक हमने कल चीज देख ली थी। आगे, अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है। हम जानते हैं अंड जनन कब स्टार्ट हो जाता है, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान स्टार्ट हो जाता है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं, कई मिलियन, याद रखना, कोई डेफिनेट मिलियन याद नहीं रखना, कई मिलियन मात्र युग्मक या मादा युग्मक, मात्र मीन्स मादा युग्मक कोशिकाएं, यानी कौन, अंड जननी कोशिका यानी ऊगोनिया, प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर बार बार निर्मित होती है। विनिर्मित मीन्स बार बार निर्मित होती है। बार बार निर्मित कैसे होगी, समसूत्री विभाजन से। डन। नेक्स्ट, जन्म के बाद अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। ये भी हमने कल पढ़ा था कि एक बार जन्म हो गया लड़की का, फिर उसके बाद अंड जननी का और निर्माण नहीं होता, संख्या नहीं बढ़ती, वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है। कौन सा, अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री में कौन सा, पूर्वावस्था 1, प्रोफेज 1, जो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, रुक जाती है स्थायी तौर पर। कब, जन्म से पहले, जन्म से पहले स्थायी तौर पर रुक गई है, जन्म से पहले, उसके बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, वो कोशिका जिनमें अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट हुआ था, इन्हें मीन्स इन्हीं कोशिकाओं को हमने नाम दिया था प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक जो है उसके चारों तरफ कणिका में कोशिका, ग्रेन्युलोसा सेल्स की परत आवृत हो जाती है, उसके ऊपर आवरण चढ़ जाता है और इनको हमने बोला था प्राथमिक पुटक। डन। ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी, आज भी रिपीट करके पढ़ ली है। आगे, अब ये मत कहना सर एनसीईआरटी, तेरे को एक एक लाइन बताता जा रहा हूं। प्राइमरी फॉलिकल प्राथमिक पुटक कहा जाता। आगे,
एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवन आरंभ तक हास होता है, यानी ये खत्म होती रहती हैं। इसलिए यौवन आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय यानी एक अंडाशय में 60 to 80,000 हजार प्राथमिक पुटक शेष रह जाती है। ये भी हमने पढ़ा था कि जब यौवन आरंभ होएगा, लड़की 10 से 12 वर्ष की जब होएगी, उस टाइम उसके एक अंडाशय में 60 to 80,000 रह जाती हैं कौन? प्राथमिक पुटक। नेक्स्ट, यह प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाती है और एक और नए प्रवारक यानी थीकल स्तर से घिर जाती हैं, जिसे हम द्वितीय पुटक बोलते हैं। यानी ये जो प्राथमिक पुटक है इसके ऊपर और आवरण चढ़ रहे हैं, किसके? कणिका में कोशिकाओं के। जब वो चढ़ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पुटक। और फाइनली ये द्वितीय पुटक जल्द ही किस में बदल जाता है? तृतीय पुटक में बदल जाता है। डन। अब तृतीय पुटक की खासियत क्या है? जिसकी तरल से भरी गुहा को हमने घेवर एंट्रम कहा था, तृतीय पुटक की। इसका एक विशिष्ट लक्षण है, याद रखना। आपसे कोई पूछे कि तृतीय पुटक का विशिष्ट लक्षण क्या है, कि उसमें तरल से भरी गुहा है जिसका नाम है एंट्रम। प्रवारक स्तर कौन सी? थीका लेयर जो है वो दो भागों में बट जाती है, एक अंतः प्रवारक थीका इंटरना और बाह्य प्रवारक थीका एक्सटर्ना में गठित हो जाती है, यानी स्थापित हो जाती है। आउटर थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली थीका इंटरना। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण है। ध्यान खींचो रे, कि तृतीय पुटक के भीतर, याद रखना, ग्राफी पुटक नहीं, तृतीय पुटक के भीतर जो प्राथमिक अंडक है उसके आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। कौन कराता है? नहीं बताया एनसीईआरटी ने। आपने याद रखना है कि अर्धसूत्री प्रथम प्राथमिक अंडक में पूरा जब होता है तो द्वितीय अंडक बनता है। ये कौन सी पुटक के अंदर होता है? तृतीय पुटक के अंदर होता है। ग्राफी पुटक नहीं, तृतीय पुटक में होता है। यह असमान विभाजन होता है जिसके फल स्वरूप व्रत का मतलब बड़ा अगुणित द्वितीय अंडक बनता है और एक लघु मतलब छोटा प्रथम ध्रुवीय काय या प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। आप बोलेंगे सर आपने काय बोला था, काय मीन्स बॉडी, पिंड, छोटे से पिंड की संरचना हो रही है जिसको हमने बोला प्रथम ध्रुवीय पिंड या प्रथम ध्रुवीय काय, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। डन जनाब, एकदम क्लियर है यहां से यहां तक की चीज। हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा को संचित रखता है। यानी जो प्राथमिक अंडक था उससे आपने द्वितीय अंडक बनाया और छोटी सी प्रथम ध्रुवीय काय बनाई, तो प्राथमिक अंडक का ज्यादा से ज्यादा कोशिका द्रव्य किस में गया? द्वितीय अंडक में गया। वही लाइन यहां पर लिखी हुई है कि भैया अगर ये प्राथमिक अंडक है, इससे तुम दो कोशिका बना रहे हो, तो इसको हमने बोला द्वितीय अंडक, इसको हमने बोला प्राथमिक अंडक। तो प्राथमिक अंडक का ज्यादातर कोशिका द्रव्य जो है किसमें संचित रहा, किसमें सुरक्षित रहा? सर द्वितीय अंडक के अंदर रहा। ये चीज लिखी हुई है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? सोचो इसका क्या लाभ है। इसका ये लाभ है कि हमें एक अंडाणु का एक मादा युग्मक का निर्माण करना है, बहुत सारे मादा युग्मक का निर्माण नहीं करना है। इसलिए प्राथमिक अंडक का कोशिका द्रव्य द्वितीय अंडक के अंदर स्टोर होता है। क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या ये खत्म हो जाती है? हास का मतलब है खत्म हो जाती है। ये पूछ रहा है कि भैया ये जो प्रथम ध्रुवीय पिंड जो था, क्या इसमें और विभाजन होगा या ये खत्म हो जाएगी? उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है क्वेश्चन मार्क लगा के, वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते। हमने भी यही बोला कि भैया हम कुछ नहीं कह सकते कि इस ध्रुवीय पिंड का क्या होगा, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बोल रही है कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक, ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाती है। वो तृतीय पुटक किसमें बदल गई है? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटक में, जिसके अंदर कौन मिल रहा है? द्वितीय अंडक मिल रहा है। द्वितीय अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है जिसे पारदर्शी अंड आवरण जोना पेलुसिडा कहते हैं। ग्राफी पुटक के अंदर जो द्वितीय अंडक है उसने बनाया क्या? जोना पेलुसिडा, याद रखना। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीय अंडक को अंडाशय से मोचित करती है।
ग्रैफी पुटक फट जाती है और द्वितीय अंडक जो है उसको अंडाशय से मोचित करती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब देखिए यहां पर द्वितीय अंडक भी लिखा है और ब्रैकेट में अंडाणु लिखा है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर द्वितीय अंडक निकल रहा है कि अंडाणु निकल रहा है? ये वो द्वितीय अंडक है जो आगे चलकर बनाएगा अंडाणु। तो याद रखना, अंडाणु नहीं निकलता है, द्वितीय अंडक निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलती है। सेकेंडरी oocyte आगे चलकर क्या बनाएगी? ओवम बनाएगी, जिसको हम ओवम अंग्रेजी में या ऊटिड भी बोलते हैं, या तो ऊटिड बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। वो बाद में बनेगा। कब बनेगा? अभी प्रोसेस पढ़ेंगे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। इसके आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है? क्या आप शुक्र जनन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतर को पहचान सकते हैं? यहां पर शुक्र जनन और अंड जनन के बीच एक आरेखीय प्रस्तुत कर रखा है। क्या प्रस्तुत कर रखा है? ये प्रस्तुत कर रखा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये थी मेरे भाई तेरी एनसीईआरटी, जो मैंने पूरी की पूरी तेरे को रीड आउट करा दी है। ठीक है। अब यहां पर मिस्टेक क्या थी? यहां पर द्वितीय अंडक को अंडाणु माना है, लेकिन द्वितीय अंडक इज नॉट अंडाणु। ये अंडाणु नहीं होता है। ब्रैकेट में अंडाणु इसलिए लिखा है क्योंकि ये द्वितीय अंडक आगे चलकर क्या बनाएगा? अंडाणु बनाएगा। ये थी भैया हमारी एनसीईआरटी। डन। तो अंडोत्सर्ग तक एनसीईआरटी ने अंड जनन को बताया हुआ है। क्या अभी तक अंडाणु बना है? नहीं, अभी तक कोई अंडाणु नहीं बना है। अभी तक अंडाणु नहीं बना है। अभी तक केवल द्वितीय अंडक बना है जो अंडाशय से निकला है। और कैसे निकला? ग्रैफिन पुट्टिका के टूटने से निकला। किसने तोड़ा? एलएच ने तोड़ा। सर ये बातें जो आपने बताई हैं, एलएच तोड़ेगा, एफएसएच एस्ट्रोजन बनाएगा, यहां पर नहीं लिखी हुई? नहीं, यहां नहीं लिखी हुई। फिर कहां लिखी हुई है? आगे चलकर एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आगे लिखी हुई है। सर ये वाला डायग्राम बता दीजिए हमको, लपाड़ा नहीं लगा दे तुमको, है? ये वाला डायग्राम बता दीजिए। क्या 10 बार तुमको ये डायग्राम बताएं? क्या तुमको जब शुक्र जनन पढ़ाया था तब ये डायग्राम नहीं बताया था? क्या तुमको अंड जनन जब प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था कल या परसों की क्लास में, तब तुमको ये डायग्राम नहीं बताया था? है? हाँ जी। सर प्रेगनेंसी में आर्तव चक्र रुक जाता है, क्यों? हमने प्रेगनेंसी अभी नहीं पढ़ी ना बेटा, अभी आएगा आगे, तरीके से चलेंगे। अपने प्रश्नों को कॉपी में लिखते रहना। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरे को बताना कि सर हमारा ये क्वेश्चन हमारा अभी भी रह गया, आपने इसका आंसर नहीं दिया। ठीक है सर। अब हमारी एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है। मैंने कहा कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? सर एक ये ग्राफ दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। इस ग्राफ का तो नहीं कह रहा तू? इस ग्राफ के बारे में तो नहीं पूछ रहा? सर ये वाला ग्राफ, ये वाले ग्राफ का तो नहीं कह रहा तू? इस ग्राफ का कह रहे हो? सर ये वाला ग्राफ समझ में नहीं आया। अरे तो ये अभी समझाया कहां है? ये तो अभी आएगा जब हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे गुरु, आर्तव चक्र पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये तो आएगा। ठीक है, समझ में आ गया किशन कुमार? ठीक है, तो ये आर्तव चक्र पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। चलिए वापस से अपने बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। कहां पर? साहब जीएनआरएच जो था उसने एलएच निकलवा दिया। एलएच जो था बढ़ गया मात्रा में, एलएच ने ग्रैफी पुट्टिका को तोड़ दिया, द्वितीय अंडक बाहर आ गया। इस प्रक्रिया को हमने बोला अंडोत्सर्ग बोल दिया है। फाइनल यहां तक की बात समझ में आ गई है? जल्दी से मुझे बताइए, वो जो द्वितीय अंडक जो बाहर आया था वो कौन से विभाजन पर रुका हुआ है? अर्धसूत्री सेकंड के मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? हाँ जी मिस यास्मिन बेटा अभी आर्तव चक्र आएगा तब बताऊंगा। सर इस चैप्टर में अभी और कितनी क्लासेस हैं? इन पगलैट को भाई साहब इनको बताओ कि भैया तुम पढ़ाई करने आए हो। कल का लेक्चर अगर लिए होते तो ये फालतू की चीज ना लिखते अभय कुमार। लेक्चर हम पूरा लेते नहीं है, देखते नहीं है, बीच बीच में क्लास लेते और फिर बोलते हैं कितना लेक्चर और लगेगा। सर जब सेकेंडरी अंडक बनता है तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है? नहीं ओम,
ये प्राथमिक अंडक है, प्राथमिक अंडक से क्या बना, द्वितीय अंडक, और क्या बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी, प्रथम ध्रुवीय पिंड। द्वितीय ध्रुवीय पिंड नहीं बना, प्रथम ध्रुव। जो छोटी कोशिका बनी है, देख एक बड़ी कोशिका है, अब इस बड़ी कोशिका से तूने दो कोशिका बनाई, जिसमें से एक बड़ी है और एक छोटी है। जो देख, ये तूने एक बड़ी कोशिका ली, तूने इसमें अर्धसूत्री प्रथम कराया, जिसमें से एक बड़ी है और एक क्या है, छोटी है। तो अब जरा सोच, ये वाली कोशिका इसके जैसे लक्षण ला रही है, तो अगर इसको मैं प्राथमिक अंडक बोल रहा हूं, इसको अगर मैं प्राथमिक अंडक बोल रहा हूं, तो इसको मैं द्वितीय अंडक बोलूंगा। बड़ी बड़ी, ये प्रथम है, ये दूसरी बड़ी है, ये पहली बड़ी है, ये दूसरी बड़ी है। लेकिन छोटी जो है, क्या पहले कोई छोटी थी? नहीं सर, तो इसको मैं पहली छोटी बोलूंगा, प्रथम ध्रुवीय पिंड, छोटे से पिंड के रूप में। डन, क्लियर है? डन, चले सर। मेटाफेज सेकंड को डिप्लोटीन कह सकते हैं। अनंत अपने गाल पर एक चांटा लगा दूं, लगा लो एक बार। है कौन है? अनंत बाबू। सर हम मेटाफेज सेकंड को डिप्लोटीन बोल सकते हैं। ये चीज सुनकर हमको तो बहुत गुस्सा चढ़ रहा है भाई, ऐसे कमेंट्स देखकर। तुम बेटा पहले सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ो अनंत, फिर चीज समझ में आएगी। सर एस्ट्रोजन पर पॉइंट लिखवा दो, ठीक है? हाँ जी। अब बहुत सारे आपके मन में प्रश्न आ रहे, सर एक अंडाशय से, क्या एक अंडाशय के अंदर ये काम चल रहा है कि दोनों के अंदर चल रहा है? और अगर दोनों के अंदर चल रहा है तो क्या दोनों अंडाशय से द्वितीय अंडक बाहर आ रहे हैं? क्या सब आएगा? पेशेंस रख, स्टेप बाय स्टेप चीज पढ़। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमने क्या निकाल दिया सर? द्वितीय अंडक निकाल दिया है। किससे निकाल दिया? ग्रेफियन पुट्टिका को तोड़ा, ये ग्रेफियन पुट्टिका टूटी और ये बाहर आ गया। चलो सर इसको हमने बाहर निकाल दिया। कौन बाहर आ गया सर? ये द्वितीय अंडक बाहर आ गया है, जो कैसा है? हैप्लॉइड है। जो कौन से विभाजन में रुका हुआ है सर? मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है, ठीक है? अब आप मुझे बताइए अंदर क्या टूटी फूटी रह गई? सोचो अंदर कौन टूट गई या कौन टूटी हुई चीज बच गई अंदर? सर रुकी हुई डिप्लोटीन कब स्टार्ट होती है? ले बेटे, तृतीय पुटक के अंदर स्टार्ट हुई थी रुकी हुई डिप्लोटीन, जो एफएसएच ने करवाई थी। मेरे भाई यहां पर लिखा हुआ है एफएसएच अर्धसूत्री प्रथम पूर्ण करवाता है। किसके अंदर? तृतीय पुटक के अंदर। जब पूर्ण करवा देगा तभी तो डिप्लोटीन पूरी हो जाएगी। डिप्लोटीन के बाद डायाकाइनेसिस हो जाएगा, मेटाफेज 1 हो जाएगा, एनाफेज 1 हो जाएगा, टीलोफेज 1 हो जाएगा। हाँ जी, मैंने आपसे बोला कि भैया ये द्वितीय अंडक बाहर आ गया है, अंदर कौन टूटी हुई बच गई है? सर अंदर जो है, जो टूटी हुई संरचना जो अंदर बच गई है, जो अंदर ये जो टूटी हुई संरचना बच गई है, क्या मैं इसको टूटी हुई ग्रेफिन पुटक बोल दूं? टूटी हुई ग्राफी पुट्टिका बोल दूं? मेरे भाई पॉइंट्स तो तब लिखेगा ना जब पहले समझेगा। सोचो अंदर ये जो संरचना जो है, क्या मैं इसको टूटी हुई ग्रेफिन पुट्टिका बोल दूं? दिव्यांशु खुशवा, दिमाग खराब है क्या? ये टूटी हुई ग्रेफिन पुट्टिका या तृतीय पुट्टिका है? सर हम बोल सकते हैं कि ओव्यूलेशन को एलएच नामक हार्मोन प्रेरित करता है। यस बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि एलएच जो है वो ओव्यूलेशन कराता है, हम बोल सकते हैं। और वैसे भी हमने लिख दिया है क्या, ये एलएच ही जो था जो क्या करा रहा था? अंडोत्सर्ग करा रहा है। आपसे कोई पूछे कि अंडोत्सर्ग कौन कराता है, आप सीधा बोलेंगे एलएच कराता है। एलएच की मात्रा बढ़ गई थी, ग्रेफिन पुट्टिका तोड़ दी, ग्रेफिन पुट्टिका तोड़ दी तो द्वितीय अंडक बाहर आ गया, द्वितीय अंडक बाहर आ गया तो अंडोत्सर्ग हो गया। यानी अंडोत्सर्ग कौन करा रहा है सर? एलएच करा रहा है, ठीक है? डन। चलें आगे। असाद खान को क्लास से बाहर निकाल देना, कह रहा है जीएनआरएच क्या होता है? तेरे को अभी बताता हूं जीएनआरएच क्या होता है। ये टूटी हुई ग्रेफिन पुट्टिका है, हाँ जी। कौन है भैया? ये टूटी हुई ग्रेफिन पुट्टिका है, हाँ जी। और अंदर कौन बड़ा हुआ है? एलएच की मात्रा बड़ी हुई है। सोचो अंदर क्या बढ़ गया था? एलएच। एलएच ने इसको तोड़ दिया, बाहर क्या निकल गया? द्वितीय अंडक। कौन टूटी हुई बच गई? ग्रेफिन पुट्टिका। अब टूटी हुई ग्रेफिन पुट्टिका है
और अंदर LH की मात्रा बड़ी पड़ी है। अब ये LH क्या करेगा सर, ये LH इसी टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका को बदलेगा। सर किसमें बदलेगा? ये टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका एक पीले रंग की संरचना में बदल जाती है, येलो कलर की स्ट्रक्चर में बदलती है ये टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका, और इस पीले रंग की संरचना को हम बोलते हैं पीत पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। चलो वापस से सुनना। सर हमको अभी भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा वापस से सुन। मैंने कहा मेरे भाई मुझे ये बता, एफएसएच ने क्या किया था? प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, ग्राफियन पुटक बना दिया था। हाँ सर। फिर एफएसएच ने ग्राफियन पुट्टिका की थीका इंटरना से क्या निकलवाया? एस्ट्रोजन निकलवाया था। अर्धसूत्री प्रथम करा दिया था, द्वितीय अंडक बन गया था। एस्ट्रोजन ने क्या करा सर? जीएनआरएच के लेवल को बढ़ा दिया था। जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा तो एलएच का लेवल बढ़ेगा, एलएच का लेवल जब बढ़ेगा तो एलएच का स्त्रावण बढ़ जाएगा। इसको हमने बोला एलएच सर्ज। एलएच ने ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ा, द्वितीय अंडक बाहर निकल गया। द्वितीय अंडक बाहर निकल गया, ग्राफियन पुट्टिका टूट गई है। अब ये टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका बची है और अंदर एलएच की मात्रा बढ़ी पड़ी है। अब ये जो बढ़ा हुआ एलएच जो है, इसने एक काम तो ये कर दिया कि बाहर निकलवा दिया तोड़कर। दूसरा काम क्या कर रहा है? इसी टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका को एक पीले रंग की संरचना में बदल रहा है, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम पीत पिंड बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? क्या बना दिया? कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा सर? ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन। सब कुछ लिखूंगा, पहले सुन मेरे भाई, पहले सुन। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब इतनी बातें सुनने के बाद, समझने के बाद, जितनी भी बातें मैंने तेरे को बताई है, यहां पर पॉइंट टू पॉइंट लिखता जा, ध्यान से सुन। यहां तक के बिंदु हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि अंडोत्सर्ग करा दिया। अब इसके बाद वाले पॉइंट, जो अतिरिक्त पॉइंट मैंने बताए हैं, वो जरा ध्यान से सुनते जाइएगा बिंदु दर बिंदु। सबसे पहला बिंदु क्या? यौवन आरंभ पर हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच स्रावित होता है, जो अग्र पीयूष से एलएच और एफएसएच का स्त्रावण करवाता है। किसका स्त्रावण करा रहा है सर? एलएच और एफएसएच का स्त्रावण कराता है। दूसरा बिंदु, एफएसएच क्या काम करता है? एफएसएच के कार्य हम फटाफट बिंदु दर बिंदु लिख देंगे। सबसे पहला, एफएसएच जो है पुटक का निर्माण करता है, पुटक का निर्माण करता है। कहां तक के पुटक का निर्माण करता है सर? ग्राफी पुट्टिका तक का निर्माण करता है, ग्राफी पुटक का निर्माण करता है। नेक्स्ट, और क्या कर रहा था? तृतीय पुटक के अंदर, किसमें? जब तृतीय पुटक बना था तो तृतीय पुटक में अर्धसूत्री, तृतीय पुटक में अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट कराता है, पूर्ण करवाता है। क्या पूर्ण करवाता है सर? अर्धसूत्री फर्स्ट जो है वो पूर्ण करवाता है। फिर उसके बाद पूर्ण हो गया, द्वितीय अंडक बन गया। फिर उसके बाद ग्राफी पुटक की थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित कराता है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करवाता है। ये हमने किसकी बात कर ली सर? एफएसएच की। अब बात करते हैं सर, एफएसएच कर लिया हमने,
ये हमने FSH की बात कर ली। अब LH क्या काम करेगा? यार जगह जो है खाली यहां पर है, चलो इसके बाद लिखते, मैं स्लाइड को एडजस्ट कर दूंगा, लिख दूंगा। नेक्स्ट अब किसकी बात करेंगे? LH की। LH क्या करेगा ये देखने से पहले हम बात करेंगे सर एस्ट्रोजन की। हम यहां पर बात करेंगे कि एस्ट्रोजन जो है, तीसरा बिंदु हम लिखेंगे। अभी LH का फंक्शन हम देखेंगे, पहले हम तीसरा बिंदु लिखेंगे। हमारा दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा बिंदु हमारा ये था, पहला ये हो गया, लड़की के अंदर यौवन आरंभ होता है, हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, वो GnRH LH और FSH निकलवाता है। FSH ने ये काम कर दिया, फाइनली FSH ने ये हार्मोन रिलीज कराया जिसका नाम है एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? तीसरा बिंदु, एस्ट्रोजन हार्मोन GnRH के स्तर को बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस को प्रेरित करता है, हाइपोथैलेमस को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप GnRH बढ़ जाता है और वह LH के स्त्रावण को अग्रपीयूष से, और वह LH के स्त्रावण को अग्रपीयूष से बढ़ा देता है। देखना सारी की सारी चीजें जो हैं वो कैस्केड मैनर में चल रही है। कैस्केड का मतलब एक ने दूसरा किया, दूसरे ने तीसरा किया, तीसरे ने चौथा किया, इस तरीके से प्रक्रिया चलती जाएगी। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो GnRH के स्तर को बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस को प्रेरित करता है कि मैं कौन हूं? एस्ट्रोजन। मैं गया हाइपोथैलेमस के पास और बोला कि GnRH बढ़ाओ, हाइपोथैलेमस ने GnRH बढ़ा दिया। GnRH अगर बढ़ जाएगा तो GnRH अग्रपीयूष से LH के स्त्रावण को क्या कर देगा? सर बढ़ा देगा। LH का स्त्रावण जब बढ़ जाता है, LH स्तर में वृद्धि को LH सर्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? LH सर्ज कहते हैं। क्या हो गया सर? LH सर्ज हो गया। ठीक है जी, डन। अब ये LH सर्ज जब हो गया, यानी LH की मात्रा जब बढ़ गई है, तो अब ये LH क्या करेगा? यानी अब हमारा पांचवा बिंदु होगा LH का कार्य है। पहले हमने क्या देखा? FSH का कार्य। अब हम देखेंगे क्या? LH का कार्य। ये हमारा क्या था गुरु? FSH का कार्य था। FSH का कार्य लिख देता हूं यहां पर, FSH का कार्य। और वहां पर हम क्या देखने वाले हैं? अब LH का कार्य है। ये हमारे FSH का कार्य था जिसने ये तीन कार्य किए। एस्ट्रोजन निकलवाया, एस्ट्रोजन ने कहीं ना कहीं, एस्ट्रोजन जो था उसने GnRH के लेवल को बढ़ाकर अग्रपीयूष से LH के स्त्रावण को बढ़ा दिया। LH का स्तर जब बढ़ जाएगा तो इसको हमने LH सर्ज बोल दिया। सर्ज का मतलब क्या होता है? एकदम से इंक्रीमेंट। सर्ज का मतलब क्या होता है? अचानक से बढ़ोतरी। सर्ज का मतलब क्या होता है? अचानक से बढ़ोतरी। जैसे हमने बोला, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, अचानक से क्या कर दिया? उनको निपटा दिया है। ठीक है, तो वो सर्ज का मतलब ही क्या होता है? अचानक से, एकदम से बढ़ोतरी। शिवांगी गुप्ता को क्लास से बाहर निकाल दीजिएगा जरा, नंबर नोट करिएगा इसका 95990343। शिवांगी गुप्ता, अचानक से बढ़ा दिया है किसको? LH की मात्रा को। ठीक है जी, डन। अब ये LH जो है इसका कार्य क्या होएगा? जरा ध्यान से सुनना। तुमको बहुत नींद आ रही है ना गुड़िया, तुमको अभी हम बताते हैं LH का कार्य क्या होएगा। ये LH क्या करेगा? सर
ये LH जो है, ये LH जो है, ये ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ेगा, ग्राफी पुटक को तोड़कर द्वितीय अंडक को अंडाशय से बाहर निकाल देगा। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? अंडोत्सर्ग कराने के लिए, ओव्यूलेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? सर LH था। दूसरा, अंडोत्सर्ग होने के बाद में जो द्वितीय अंडक जब बाहर निकल जाएगा उसका क्या होएगा वो भी हम पढ़ेंगे। अंडोत्सर्ग होने के बाद में अंडाशय में जो टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका है उसको बदलेगा किसमें? पीतपिंड में, कॉर्पस ल्यूटियम में। टूटी हुई ग्राफी पुट्टिका को या ग्राफी पुटक को पीतपिंड, कॉर्पस ल्यूटियम, में बदल देता है और उससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करवाता है। क्या स्रावित करा दिया है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करा दिया है। ठीक है, बताइए जनाब, ये हमारे LH का काम था। अब ये LH का काम यहां पर हमने फीमेल्स में देखा है, मेल्स में ये थोड़ी ना था। मेल्स में क्या था? मेल्स में तो लेडिग कोशिका पर कार्य किया था और टेस्टोस्टेरोन निकलवाया था। यहां पर फीमेल्स के अंदर क्या कर रहा है? ग्राफी पुट्टिका को तोड़कर अंडोत्सर्ग करा रहा है और साथ साथ जो टूटी हुई ग्राफी पुट्टिका है उसको बदल रहा है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। और उसी कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलवा रहा है? सर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलवा रहा है। तो कितने फंक्शन हो गए? 3। हमने लिखे 2 हैं लेकिन एक्चुअलिटी में कितने फंक्शन है? 3। कैसे कैसे? देखो, ग्राफी पुट्टिका को तोड़कर अंडोत्सर्ग करा दिया, ये पहला फंक्शन। दूसरा, टूटी हुई ग्राफी पुट्टिका को किस में बदल दिया? कॉर्पस ल्यूटियम में बदल दिया। तीसरा, उस कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलवाया? प्रोजेस्टेरॉन निकलवाया। चाहे तो मैं इसको तीसरा बिंदु बनाकर लिख सकता था लेकिन मैंने एक साथ लिख दिया। क्या? कॉर्पस ल्यूटियम बनवाई और उसी कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन भी निकलवाया। ठीक है, डन। यहां तक की बात। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है सर आपने प्रोजेस्टेरॉन निकलवा दिया, अब आपके मन में 2 प्रश्न आ रहे हैं। सर ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा और वो जो द्वितीय अंडक जो बाहर निकला अंडाशय से वो कहां जाएगा? यही ना कि सर ये प्रोजेस्टेरॉन निकाल दिया, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा और वो जो द्वितीय अंडक बाहर निकाला है वो द्वितीय अंडक कहां जाएगा? इधर देखिएगा, डायग्राम बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गए हैं? चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये भैया गर्भाशय है और यहीं के यहीं 3-4 बिंदु है, उनको सुन लीजिएगा। ये फैलोपियन नलिका है, ये अंडाशय था मान लेते हैं, और इधर भी अंडाशय है। अब ध्यान से सुनना जो जो चीज मैं बोलता जा रहा हूं। एक आर्तव चक्र में एक अंडाशय में, ध्यान से सुनना, एक आर्तव चक्र में एक अंडाशय में एक ग्राफियन पुट्टिका बनती है और वो एक ग्राफियन पुट्टिका टूटकर एक द्वितीय अंडक बाहर निकलती है। तो अब आप मुझे बताइए, मैं अगर फीमेल हूं, जस्ट इमेजिन मैं एक फीमेल हूं, तो मेरे क्या दोनों अंडाशयों में आर्तव चक्र चलेगा कि एक में चलेगा? एक में। अब मान लो अगर मैं फीमेल हूं, मेरे इस मंथ जो आर्तव चक्र जो चल रहा है वो मान लो इसमें चल रहा है, राइट वाली ओवरी में चल रहा है। यहां से द्वितीय अंडक जो है वो बाहर निकला है,
यहां से द्वितीय अंडक कहां निकला है सर? बाहर निकला है। तो नेक्स्ट आर्तव चक्र में यहां से निकलेगा, यानी ऑल्टरनेट चलता है। याद रखना कि एक आर्तव चक्र अगर इसमें होता है तो अगला आर्तव चक्र इसमें होएगा। मतलब एक अंडोत्सर्ग आर्तव चक्र में अगर यहां से हो रहा है तो अगले आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग इससे होएगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, यानी ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है। क्या? ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है क्या? अंडोत्सर्ग। डन? क्लियर है? तो एक अंडोत्सर्ग एक अंडाशय से होता है। क्या दोनों से हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अगर दोनों से हो गया तब वहां पर बनते हैं ट्विंस बेबी। तो वो जो ट्विंस बेबी का जो फंडा जो तुम पूछते रहते हो ना कि सर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, वो बाद में बताऊंगा, इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा। पहले जो टॉपिक जो है एनसीईआरटी जो हमारी है, जो थ्योरी जो है, नीट बेस्ड जो थ्योरी है, उसको पहले कवर कर लो। जुड़वा कैसे होंगे वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी तक देखना, ध्यान से सुनना। मैं मान लेता हूं क्या हो गया? ठीक है, देखिएगा। हाँ जी, हमारे दो प्रश्न थे। पहली चीज तो ये समझ में आ गई, एक अंडाशय से क्या निकल रहा है? द्वितीय अंडक निकल रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, आराम से। आप पूछेंगे सर दोनों से क्यों नहीं निकल रहा? पूछ सकते हैं ना कि सर दोनों से रिलीज्ड क्यों नहीं हो रहा है? दोनों से निकलना चाहिए, यहां से भी निकलना चाहिए और यहां से भी निकलना चाहिए, है ना। अब हम अगर हायर लेवल की चीज अगर यहां पर पढ़ना स्टार्ट कर दें कि इनहिबिन नामक हार्मोन्स भी रिलीज्ड होते हैं। इनहिबिन जो इनहिबिट करते हैं किसी प्रक्रिया को, और वो प्रक्रिया क्या होती है कि दोनों अंडाशयों से क्या नहीं निकलेगा? द्वितीय अंडक नहीं निकलेगा, एक से निकलेगा। क्यों? अगर दोनों से निकल गया, सोच, यहां से भी द्वितीय अंडक निकला, यहां से भी द्वितीय अंडक निकला। अब ये द्वितीय अंडक जो होता है ये आगे चलकर अंडाणु में बदलता है। ये कैसे बदलेगा वो भी हम पढ़ेंगे। दो अंडाणु यहां पर अगर होंगे और शुक्राणु अगर आए तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर शुक्राणु आ गया, यहां पर शुक्राणु आ गया, तो दो युग्मनज बनेंगे। दो युग्मनज बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं किसका निर्माण हो जाएगा? ट्विंस बेबी का। अब आप इमेजिन करो, क्या हर एक के माता के अंदर जुड़वा बच्चे होते? नहीं, क्योंकि ये जो गर्भाशय जो है ये पूर्ण रूप से एक बच्चे को धारण करने की, उसके डेवलपमेंट के लिए जगह रखता है। तो सर जब अगर दो हो जाते हैं तो उसमें नहीं होता, होता उसमें भी है, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं वो कंपैरेटिवली एक बच्चा जितना डेवलपमेंट किया है, क्या वो ट्विंस बेबी में उतने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा? चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए एक अंडाशय से क्या रिलीज्ड हो रहा है? एक द्वितीय अंडक रिलीज्ड होता है। तो अभी टॉपिक पर आते हैं, और हम यहां पर बात कर रहे थे कि साहब ये अंडाशय है और मान लेते हैं एक आर्तव चक्र चल रहा है, मैं एक महिला हूं, मेरे अंदर आर्तव चक्र चल रहा है और उसमें यहां पर क्या निकला है? द्वितीय अंडक निकला है। एक लड़की ने पूछा सर वो द्वितीय अंडक कहां जाएगा? सोचो, अंडाशय से जब द्वितीय अंडक निकलेगा तो उसको कौन पकड़ेगा? कोई झालर है? सोचो, क्या झालर है? हां सर। अच्छा सर ये अंडाशय से जो अंडाशय से जो ये द्वितीय अंडक निकल रहा है ये कैसे निकलेगा? तो छिद्र होता है, छेद होता है, छिद्र होता है, जो एक तरीके से द्वार कहलाता है। माइक्रोपाइल एंड ही बोलते हैं उसको। जैसे माइक्रोपाइल वर्ड याद आ रहा है? अंग्रेजी का था जो हमने ओव्यूल में पढ़ा था, बीजांड में पढ़ा था, जिसको हमने बीजांड द्वार बोला था। यहां पर जो द्वार होता है उसको हम अंडाशय द्वार बोलते हैं, माइक्रोपाइल छेद ही बोलते हैं, जहां से क्या रिलीज होता है? द्वितीय अंडक रिलीज होता है। ठीक है, तो सुनना, इतना डिटेल में मत जाओ दोस्त, प्योरली जो सिलेबस है उस पर टिके रहो। मैं तुमको बहुत सारी चीज बता दूंगा, उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, और मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं।
तुमको विश्वास नहीं हो रहा, तुम जाकर एक बार बस बैच खोल कर देख लेना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरी पीएचडी करा रखी है पिछले बैच में। तो सुनो, यहां पर ये अंडाशय, यहां से क्या निकला? द्वितीय अंडक निकला। उस द्वितीय अंडक को किसने पकड़ लिया? सर, द्वितीय अंडक को किसने पकड़ लिया? मारेंगे ना एक चांटा, एक सही हो जाओगे तुम। अरे मनोज जी, क्लास रुक गई है यार, क्या बीमारी है? नहीं, मैसेज चल रहा है, अभी सही हो रहा है, आगे तो करेंगे। चल गई। हाँ जी, चल रही है क्लास। अभी चल रही है? अभी चल रही है? दूसरे बच्चों को एक बार कमेंट कर दो कि क्लास बंद करके वापस से चलाएं। अभी चल रही है? ठीक है, चलो। सो बेटा, मैंने जहां पर क्लास रुकी थी, मैं आपको जस्ट इतनी सी बात बोल रहा था कि भैया ये जो है गर्भाशय एक फीमेल का, और इस फीमेल के अंदर आर्तव चक्र चल रहे हैं। उस आर्तव चक्र के दौरान एक प्रक्रिया होती है अंडोत्सर्ग। उस अंडोत्सर्ग में क्या निकलता है? द्वितीय अंडक निकलता है। जनाब, हमने यहां से क्या निकाल दिया है? ये द्वितीय अंडक निकाल दिया है। इतनी सी बात मैंने बोली। क्या निकला? द्वितीय अंडक निकला है। ठीक है, अब ये जब द्वितीय अंडक निकलेगा तो इसको कौन पकड़ेगा? फैलोपियन ट्यूब में कुछ उंगली नुमा संरचना थी जिनका नाम था झालर। झालर पकड़ लेंगे, अंदर कौन आ जाएगा? ये द्वितीय अंडक आ जाएगा। अब ये द्वितीय अंडक आकर इस द्वितीय अंडक का क्या होगा? ये द्वितीय अंडक जो है यहां से ले जाया जाएगा। ये द्वितीय अंडक जो है यहां से ले जाया जाएगा। कहां ले जाया जाएगा? ये वाला क्षेत्र जो था जिसको आपको याद आ रहा था एम्पुला, यहां तक ले जाया जाएगा। ठीक है, क्या ले गए हम यहां पर? द्वितीय अंडक को। अब ये द्वितीय अंडक जब यहां पर पहुंचेगा तो अब आप पूछेंगे सर ये द्वितीय अंडक जो है सेकेंडरी oocyte जो है इसको कौन लेकर आएगा? आपको याद है कोई पक्षमाभ थे अंदर? फैलोपियन नलिका के अंदर कौन थे? पक्षमाभ थे, सीलिया थे, पक्षमाभ थे। ये पक्षमाभ इस द्वितीय अंडक को कहां पर ले आएंगे? इस एम्पुला वाले क्षेत्र में लेकर आ जाएंगे। फाइनली यहां पर कौन आकर बैठ गया है? सर, द्वितीय अंडक आकर यहां पर बैठ गया है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्या चल रहा है यार? आप दिख नहीं रहे हो। शांति बनाओ, क्लास चलेगी। सर, आप दिख नहीं रहे हो। सर, दिखती नहीं दे रहा, मिस पटेल को दिखाई नहीं दे रहा, और नितिशा जैन को दिखाई नहीं दे रहा, और
24 आवर्स की होती है पंकज चौधरी, 24 से 48 घंटे, बेसिकली 24 घंटे हम बोलते हैं 24 आवर्स। और सब सही तो चल रहा है। फिर सर प्लीज कुछ कीजिए। सुनीता शर्मा, वीडियो चल नहीं रही है। विकास मौर्य, भाई देखो सब चल रहा है, प्लीज जिनको चल रहा है, जिनको दिखाई दे रहा है, प्लीज एक बार भर भर के एक बार कमेंट कर दो कि जिनकी नहीं चल रही है क्लास वो एक बार बंद करके वापस से स्टार्ट करें। ठीक है, जरा जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे बच्चों को एक बार बता दो कि एक बार क्लास बंद करके वापस से स्टार्ट करें। ठीक है, चल मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, जल्दी से सुनना। मैंने बोला एक फीमेल है, उसके अंदर आर्तव चक्र चल रहे हैं, जिसमें अंडाशय से क्या निकला सर? द्वितीय अंडक बाहर निकला है। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? अंडोत्सर्ग बोला, ओव्यूलेशन बोला। द्वितीय अंडक इस फैलोपियन ट्यूब में आएगा। किसने पकड़ा? फैलोपियन ट्यूब में कुछ उंगली नुमा संरचना थी, झालर था, याद कर, हमने एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ था किसको पकड़ने का काम करती है। यहां से जो संरचना निकलेगी, अंडक जो निकलता है उसको पकड़ती है। आगे अंदर अंडक। अब अंडक जब अंदर आ जाता है तो इस अंडक को चलाकर यहां पर लाया जाता है, किसमें? एम्पुला वाले क्षेत्र में, तुम्बिका वाले क्षेत्र। कौन लेकर आएगा सर? अंदर है पक्षमाभ। कौन मिल रही है अंदर? पक्षमाभ मिल रही है, सीलिया मिल रही है, वो इसको गति कराते हुए यहां पर ले आई है। फाइनली यहां पर बैठा है कौन? ये द्वितीय अंडक, और लगभग 24 से 48 घंटे तक वेट करता है। वैसे हम बोलेंगे कितनी देर तक? 24 घंटे तक वेट करता है। ये कौन है? द्वितीय अंडक है, और ये लगभग 24 घंटे तक वेट करेगा। किसका वेट करेगा? एक दिन वेट करेगा। किसका वेट करेगा? शुक्राणुओं का वेट करेगा, कि शुक्राणु आए और आकर फिर संलयन हो। डन? इतनी सी बात समझ में आ गई है? ओके सर। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनना। ये चीज हो गई। सर हमने प्रोजेस्टेरॉन निकाला था, वो क्या कर रहा था? सर हमारे दो प्रश्न थे कि एक तो द्वितीय अंडक जो निकला उसका क्या हुआ? हमने द्वितीय अंडक निकाला, अंडोत्सर्ग किया, उस द्वितीय अंडक का क्या हुआ? भैया हमने द्वितीय अंडक को तुम्बिका वाले क्षेत्र में, फैलोपियन नलिका की तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचा दिया है। किसका वेट कर रहा है? शुक्राणुओं का वेट कर रहा है। जो कौन से विभाजन पे रुका हुआ था सर? मेटाफेज सेकंड पर रुका हुआ है ना, वो वेट कर रहा है शुक्राणु का। एक काम हमने ये देखा। दूसरा, सर ये जो प्रोजेस्टेरॉन निकाला था, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? ये प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकला, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? मैंने कहा आइए समझते हैं। आप मुझे बताइए, मान लेते हैं ये द्वितीय अंडक यहां पर बैठा है और फाइनली शुक्राणु आ जाते हैं, और शुक्राणु अगर आ गए तो उसके बाद में क्या होएगा? जस्ट सोचना, निषेचन विषेचन हो जाएगा, अंडाणु बनेगा, निषेचन हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज आगे चलकर जो भ्रूण बनाएगा, वो भ्रूण आगे चलकर किससे आकर चिपकेगा? किससे आकर चिपकेगा? सोचो, कोई गर्भाशय के अंदर कोई एंडोमेट्रियम थी? कोई गर्भाशय के अंदर कोई एंडोमेट्रियम थी? हाँ सर। उस एंडोमेट्रियम से चिपकाना है। सोचो, उस एंडोमेट्रियम से चिपकाना है। हाँ सर। तो वो प्रोजेस्टेरॉन जो यहां से निकलेगा, अंडाशय से ही तो निकल रहा है प्रोजेस्टेरॉन, वो प्रोजेस्टेरॉन जो निकलेगा अंडाशय से निकलकर किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। हार्मोन हमेशा किसके माध्यम से चलते हैं? रक्त के माध्यम से। रक्त के माध्यम से होते हुए ये प्रोजेस्टेरॉन यहां पर इस एंडोमेट्रियम के अंदर, याद करो, कोई श्लेष्मा ग्रंथियां थी। हाँ सर। उन श्लेष्मा ग्रंथियों को प्रेरित करता है श्लेष्मा निकालने के लिए। अब श्लेष्मा अगर निकलेगी तो ये एंडोमेट्रियम कैसी हो जाएगी? चिपचिपी हो जाएगी, ताकि उससे आकर कौन चिपक सके? भ्रूण आकर चिपक सके। तो अब आप मुझे बताइएगा, रोपण, वर्ड याद है, रोपण करने के लिए एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? सोचना। किसको? जो यहां से निषेचन विषेचन होने के बाद में अगर हो जाता है
तो युग्मनज बन जाता है, युग्मनज भ्रूण बनाता है। तो वो भ्रूण अगर एंडोमेट्रियम से चिपकना चाहता है तो चिपचिपा होना चाहिए एंडोमेट्रियम। तो ये चिपचिपा कौन बनाएगा इसको? सर ये प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है। एंडोमेट्रियम जो दीवार जो है उस एंडोमेट्रियम को बनाए रख रहा है, बोल सकता हूं। तो प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है बेटा? यहां पर सीधा सीधा हम लिखते हैं प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। छठा बिंदु, प्रोजेस्टेरॉन वो कहां जाता है? सर एंडोमेट्रियम जो होती है उस एंडोमेट्रियम में श्लेष्मा ग्रंथि होती है और उस श्लेष्मा ग्रंथि से श्लेष्मा स्त्रावित करता है। श्लेष्मा स्त्रावित करता है, श्लेष्मा स्त्रावित करवाता है या श्लेष्मा स्त्रावित होती है। समझना क्या? प्रोजेस्टेरॉन जो है किसके पास गया? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की श्लेष्मा ग्रंथि से क्या निकला? सर श्लेष्मा स्त्रावित होता है, श्लेष्मा स्त्रावित होता है। अब ये जो श्लेष्मा जो होएगा ये जरूरी है किस चीज के लिए? सर रोपण के लिए, रोपण के लिए आवश्यक है। रोपण के लिए क्या है? आवश्यक है। कौन? ये म्यूकस, ये श्लेष्मा। डन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के अंदर काम करने वाला हार्मोन है? ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक अंतः गर्भाशय हार्मोन है या नहीं है? सर ये एक अंतः गर्भाशय हार्मोन है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो गर्भाशय की जो अंतः स्तर है उस पर कार्य कर रहा है, श्लेष्मा रिलीज करा रहा है और वो श्लेष्मा चिपकने के लिए, भ्रूण के चिपकने के लिए जरूरी है, यानी रोपण के लिए आवश्यक है। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? सर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है। वेल डन शिब्रा, बहुत ही बढ़िया। ओवम में कैसे बदलेगा? अभी बात कर रहे हैं उसकी, ओवम में कैसे बदलेगा। डन। तो हमने प्रोजेस्टेरॉन का कार्य देख लिया। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? सर ये प्रोजेस्टेरॉन जो है इस एंडोमेट्रियम को चिपचिपा बनाए रखेगा, श्लेष्मा निकलवाकर, ये सोचकर कि डेफिनेटली शुक्राणु आएंगे, संलयन होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, वो भ्रूण आकर चिपकेगा। अब ये तो चांस वाली बात है कि मान लो अगर शुक्राणु आ गए तो ये चीज जरूरी है या नहीं? हाँ सर जरूरी है। सोचो, इमेजिन करो, दो कंडीशन है, या तो शुक्राणु आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आ गए तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? तो प्रोजेस्टेरॉन ने मेंटेन करके चला, ये सोचकर कि डेफिनेटली यहां से क्या आएगा? भ्रूण आएगा, एम्ब्रियो आएगा और वो आकर चिपकेगा, इसलिए मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन ने तो अपना काम कर दिया। अब डिपेंड करता है कि स्पर्म आए या ना आए, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। अब इधर दिखेगा, अब दो कंडीशन है, या तो स्पर्म आएंगे या नहीं आएंगे, या तो शुक्राणु आएगा या नहीं आएगा। हम दोनों कंडीशन लेकर चल रहे हैं। पहली कंडीशन, अगर शुक्राणु आते हैं, अगर शुक्राणु आ गए तो क्या होगा? अगर शुक्राणु आ जाएंगे तो क्या होगा? इधर देखिएगा, मान लो ये शुक्राणु है और ये शुक्राणु आ गए हैं। चलो जी, कौन आ गए? स्पर्म्स जो हैं वो आ गए हैं और ये स्पर्म्स जो हैं आते 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 आते, विष्णु कुमार कह रहे हैं सर रोपण क्या होता है? पहली क्लास चेक कर फिर पता लगेगा। ये स्पर्म्स जो है ये फाइनली किसके पास पहुंचे हैं? सर ये द्वितीय अंडक के पास पहुंचे। अभी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनना। आपने जब यहां से द्वितीय अंडक बाहर निकाला था, यहां से जब द्वितीय अंडक बाहर आया था तो वो द्वितीय अंडक अपने साथ क्या क्या चीज लेकर आया था? सोचना। जब द्वितीय अंडक बाहर निकला था, ये द्वितीय अंडक, ये द्वितीय अंडक कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये द्वितीय अंडक था, ये सेकेंडरी oocyte था। ये जब बाहर आया था तो अपने साथ क्या लेकर आया था? क्या ये अपने साथ एक पारदर्शी आवरण लेकर आया था जिसको हमने जोना पेलुसिडा बोला था? लेकर आया था या नहीं लेकर आया था? लाया था ना। कौन? ये द्वितीय अंडक जो था, ये सेकेंडरी oocyte जो था, जब ये बाहर आया था तो अपने साथ जोना पेलुसिडा लेकर आया? हां सर लेकर आया। अब इधर देखना, ये ग्राफियन पुट्टिका की कोशिकाएं थी ना, ग्राफियन पुट्टिका की कोशिका थी ना, थीका इंटरना वाली, थीका इंटरना वाली थी ना, थी ना? हाँ सर।
जिनको हमने कणिका में कोशिका बोला था, कणिका में कोशिका बोला था। हाँ सर, जब ये बाहर आता है, जब ये बाहर आता है तो अपने साथ कुछ कणिका में कोशिका भी साथ साथ लेकर आ जाता है। थोड़ी बहुत कणिका में कोशिका भी यहां पर आती हैं। कौन आती हैं सर? ये कणिका में कोशिका भी बाहर आती हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कणिका कोशिका इसके साथ में आती है। तो अब आप मुझे बताना, सोच समझकर, स्टेप बाय स्टेप चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो चीज समझ में नहीं आएगी। सोच समझकर मुझे बताना, या सोच समझकर मुझे बताना कि जब अंडाशय से बाहर आया था ये द्वितीय अंडक, तो इस द्वितीय अंडक की संरचना कैसी थी? सर ये था हमारा द्वितीय अंडक, जो कैसा था? हैप्लॉइड था, जिसके बाहर कौन मिल रहा था सर? जोना पेलुसिडा मिल रही थी। और जब ये अंडाशय से बाहर आया था तो कुछ कणिका में कोशिका इसके साथ साथ आ गई थी। ये कणिका में कोशिका इसके साथ साथ आ गई थी, और ये कणिका में कोशिका जब साथ साथ आई थोड़ी बहुत, तो इनके बीच में एक गैप दिख रहा है सर हमको। हाँ जी, इनके बीच में गैप दिख रहा है सर हमको, क्योंकि थोड़ी बहुत आई है। सोचो कोई चीज किसी चीज से डिटैच होती है तो उसका कुछ भाग लेकर आती है। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, इमेजिन करो कि अगर आप किसी चीज को उखाड़ोगे, कोई चीज उखड़कर आएगी तो जिससे वो चिपकी हुई थी उसका कुछ अंश लेकर आएगी। हाँ, तो ये द्वितीय अंडक किसके अंदर था? ग्रैफी पुट्टिका के अंदर था। ग्रैफी पुट्टिका के अंदर था, ग्रैफी पुट्टिका में कणिका में कोशिकाएं मिल रही थी। जब ये बाहर आएगा तो अपने साथ थोड़ी कणिका में कोशिका लाएगा। हाँ सर, ये कणिका में कोशिकाओं के बीच में गैप है। हाँ सर, अब इस गैप को कैसे भरे? ये कोशिका, बीच में गैप मिल रहा है, तो ये कोशिका अपने चारों तरफ एक केमिकल निकालती हैं, और वो केमिकल इन कोशिकाओं को जोड़े रखता है। उस केमिकल का नाम होता है हाइलोयूरोनिक एसिड। याद रखना, उस केमिकल का नाम क्या होता है? उस केमिकल का नाम क्या होता है? उस केमिकल को हम बोलते हैं हाइलोयूरोनिक एसिड। क्या नाम होता है? हाइलोयूरोनिक एसिड होता है। तो ये जो हाइलोयूरोनिक एसिड जो है, ये एक केमिकल, एक रसायन है जो इन कणिका में कोशिकाओं को जोड़े रखता है। अब जरा सोच, ये कणिका में कोशिका आपस में जुड़ जाती है तो प्रॉपर एक लेयर बन रही है। हाँ सर, अब ये लेयर जो यहां पर बन रही है, सोचो ये लेयर क्या एक कोशिकीय स्तर है? सोचो, इस लेयर में कोशिका मिल रही है, इस स्तर में कोशिका मिल रही है। हाँ, तो दिस स्तर, ये जो लेयर जो यहां पर बनी है, इस लेयर का नाम है कोरोना रेडिएटा। इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। तो अब आप मुझे बताइए, ये है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा किससे बनी हुई है? कणिका में कोशिकाओं से बनी हुई है, जो द्वितीय अंडक के साथ साथ आई थी, लेकिन थोड़ी सी थी तो आपस में चिपक कर उन्होंने एक लेयर बनाई। क्या निकालकर? एक रसायन जिसका नाम था हाइलोयूरोनिक एसिड। एक कोशिकीय स्तर बन गई जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा, जिसके नीचे कौन मिल रही है सर? जोना पेलुसिडा मिल रही है। और जोना पेलुसिडा के अंदर कौन है सर? ये द्वितीय अंडक है। और ये द्वितीय अंडक जो है वो कौन से विभाजन पर रुका हुआ है सर? ये द्वितीय अंडक जो है वो अर्धसूत्री सेकंड की मेटाफेज सेकंड पर रुका हुआ है। और कहां पर बैठी है ये कोशिका सर? ये जो संरचना जो है वो यहां पर बैठी हुई है। कहां पर? इस फैलोपियन नलिका के इस तुम्बिका क्षेत्र में बैठी हुई है, और वेट कर रही है किसका? शुक्राणु का। अब दो कंडीशन हमने बोली, या तो शुक्राणु आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहली कंडीशन हम क्या देख रहे हैं कि अगर शुक्राणु आ गया, पहली कंडीशन क्या देख रहे हैं हम सर? कि अगर शुक्राणु आ गया, वीर्य सेचन हो गया, या सिंपल शुक्राणु अगर आ गया, तो क्या होगा? और नहीं आया तो क्या होगा? दो कंडीशन है, शुक्राणु आया तो क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा? ठीक है सर। परिपीत की अवकाश क्या होता है? एक
अभी अभी रुक जा प्लीज, अभी फ्लो बना हुआ है, ध्यान से प्लीज, अभी सारी चीजें आएंगी, अभी अभी प्लीज फ्लो बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग सुनता रहे। अगर शुक्राणु आ गया तो क्या होगा, अभी इधर देखिएगा। आपको कितने बच्चों को याद आ रहा है अनिषेक फलन? हिमांशी साहू रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, अभी आ जाएगा परिपीत की अवकाश क्या होता है, मुझे बताओ सोच समझकर। आपको याद आ रहा है अनिषेक फलन? अनिषेक फलन हमने क्या पढ़ा था कि बिना निषेचन के फल का निर्माण हुआ था, और वहां पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था, थिग्मोट्रोपिज्म, स्पर्शानुवर्तन। क्या ये वर्ड याद आ रहा है? स्पर्शानुवर्तन, थिग्मोट्रोपिज्म, ये वर्ड याद आ रहा है कि कोई चीज अगर स्पर्श करती है तो वो एक संवेदना होती है जिसके परिणाम स्वरूप, जैसे मान लो यहां पर एक व्यक्ति बैठा है ना, और मैंने उसको गुदगुदी कर दी, अब वो हंसने लग गया। जब तक गुदगुदी नहीं करी तो क्या वो हंस रहा था? नहीं। तो मैंने उसको स्पर्श किया, हाँ सर, और स्पर्श करने के बाद उसमें परिवर्तन आया, हाँ सर। तो ये क्या था सर? स्पर्शानुवर्तन था, थिग्मोट्रोपिज्म था ना। अब इधर देखिएगा सर, जब शुक्राणु आता है, ये शुक्राणु यहां पर आएगा, ये शुक्राणु जब यहां पर आता है तो आपको याद आ रहा है शुक्राणु का शीर्ष भाग था, उसमें यहां पर एक्रोसोम मिल रहा था, हाँ सर एक्रोसोम मिल रहा था, और पीछे कौन मिल रहा था सर? हैप्लॉइड केंद्रक मिल रहा था, हाँ सर। और बाहर एक कोशिका झिल्ली मिल रही थी, हाँ जी झिल्ली मिल रही थी, ये हाँ सर झिल्ली मिल रही थी। याद आ रहा है? हाँ सर याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, अब इधर देखना, ये शुक्राणु जब यहां से इस संकरे भाग से होते हुए आते हैं, कौन सा भाग है? संकीर्ण पथ। कौन सा भाग है? संकीर्ण पथ है। मानना, ध्यान से सुनना, यहां पर 2 शुक्राणु आ रहे हैं, एक शुक्राणु पहला आ रहा है और एक शुक्राणु दूसरा आ रहा है। किससे? इस संकीर्ण पथ से। अब इन दोनों शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु जो है उसके आगे ये जो टोपी जो थी, ये प्लाज्मा झिल्ली जो थी, ये हट जाती है। क्या हट गई है सर? प्लाज्मा झिल्ली हट गई है। अब सोच समझकर मुझे बताना, अगर ये प्लाज्मा झिल्ली हट जाएगी, कहां से होते हुए? संकीर्ण पथ से आते हुए शुक्राणु के हेड की बाहर से जो प्लाज्मा झिल्ली जो थी, अगर वो हट जाएगी तो दिमाग लगाइए, क्या ये एक्रोसोम एक्सपोज्ड हो गया? यानी क्या ये एक्रोसोम के एंजाइम अब कार्य कर लेंगे या नहीं करेंगे? क्या ये एक्रोसोम के पाचक एंजाइम इस दीवारों को भेद सकते हैं या नहीं? और एक ऐसा शुक्राणु जिसमें ये नहीं हुआ, एक ऐसा शुक्राणु जिसमें ये प्लाज्मा झिल्ली जो है ये पूर्णतः नहीं हटी। सोचो, एक ऐसा शुक्राणु जिसकी ये प्लाज्मा झिल्ली पूर्णतः नहीं हटी है। अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सा शुक्राणु है जो इस अंडाणु को, सॉरी इस द्वितीय अंडक को भेद सकता है? कौन सा? ये वाला कि ये वाला? सर ये वाला। इस प्रक्रिया को बोला जाता है कैपेसिटेशन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? कैपेसिटेशन। मेरे को पता है अभी फिर पूछोगे सर कैपेसिटेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं क्षमतायन। सोच, क्षमता वर्ड समझ में आती है? क्षमता। मैंने बोला तेरे पास ये 2 शुक्राणु, इनमें से मुझे बता किसके अंदर क्षमता है इस द्वितीय अंडक को भेदने की, इसकी झिल्लियों को भेदने की? किसके अंदर है? आप बोलेंगे सर इसके अंदर। कैसे आ गई इसके अंदर ये क्षमता? हमने इसके एक्रोसोम को एक्सपोज्ड कर दिया, यानी एक्रोसोम जो है अब कार्य कर लेगा। कैसे एक्सपोज्ड कर दिया? बाहर से जो झिल्ली जो थी उसको हटा दिया। कहां पर हटाया? इस संकीर्ण पथ में हटाया। कौन हटाएगा? एंजाइम हटाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये जो संकीर्ण पथ जो होता है, इसके अंदर एनवायरमेंट ऐसा मिलता है कि जब शुक्राणु आते हैं तो इनके आगे की जो झिल्ली जो होती है वो हट जाती है, और जब वो हट जाती है तो एक्रोसोम क्रियाशील हो जाते हैं, एक्रोसोम काम कर देते हैं। कोरोना रेडिएटा अकोशिकीय है ना, क्योंकि कोरोना रेडिएटा ग्राफियन पुट्टिका से बना है। अरे बांगड़ू लाल, ग्राफियन पुट्टिका जो थी उसमें कोई कणिका में कोशिका थी क्या? यार घोंचू है क्या? बिल्कुल ही हैं भाई।
अरे कणिका मैं कोशिका बोल रहा हूं, कणिका मैं कोशिका आकर। मेरे भाई कैसे समझाऊं यार तुमको यार। यहां से जब द्वितीय अंडक बाहर निकलेगा, एक तो ससुरा ये नहीं चल रहा, ऊपर से ऐसे भोंदूलाल बच्चे मिल गए हैं। मुंह से बोल रहा हूं कि कणिका में कोशिका आई है साथ साथ। अब कणिका में कोशिका है, कोशिका है, कौन है ये? कोशिका है। कौन है ये? कोशिका है। चलना भाई, कौन है ये? कणिका में कोशिकाएं है। और अगर ये कोशिकाएं हैं तो ये जो स्तर जो है इसका नाम कोरोना रेडिएटा है। तो कोरोना रेडिएटा क्या कोशिकीय स्तर है कि अकोशिकीय स्तर है? सर एक्रोसोम के एंजाइम गिर नहीं जाएंगे। सर ये तो टपक जाएगा, ये तो टपक जाएगा सर, ये तो गिर जाएगा सर ऐसे। ये बेटा संकीर्ण पथ है और उसके अंदर ये शुक्राणु आ रहा था। ठीक है, और यहां पर ये द्वितीय अंडक बैठा हुआ है। कौन बैठा है? द्वितीय अंडक। यहां पर एक्रोसोम है। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे झिल्ली, आगे की झिल्ली टूटती जाएगी। ऐसा नहीं कि एकदम से फटाक ये लो मुंडी हटा दी, ऐसे नहीं है कि एकदम से आपने ये सारी झिल्ली हटा दी, ऐसे नहीं। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे ये जो झिल्ली जो थी, धीरे धीरे ये जो झिल्ली जो थी वो छिद्रित होती जाएगी। ये छेद बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और पास आएगा और बढ़ जाएंगे, और पास आएगा और बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे ये पास पहुंचेगा फाइनली ये सारा के सारे छेद बढ़ जाएंगे और फाइनली एक्सपोज्ड हो जाएगा। कौन? एक्रोसोम। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर स्पर्म को कैसे पता लगेगा कि यहां पर बैठा है? कौन? द्वितीय अंडक यहां बैठा है। यहां पर भी तो हो सकता है भाई, एक आर्तव चक्र में एक द्वितीय अंडक निकल रहा है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। अब शुक्राणु को कैसे पता लगेगा कि यहां पर बैठा है? यहां पर भी तो हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले ये यहां पर आएंगे शुक्राणु, ये यहां पर चल के आए, घुसे यहां पर और देखा यहां तो कोई नहीं है। शुक्राणु आए, देखा यहां तो कोई नहीं है, चलो एक काम करो, रिवर्स गियर लगाओ, यहां से उल्टे लौट चलो और यहां पर चलो, चलो चलो, यहां पर कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, यहां पर चलो। रानी सेन आप क्लास को आज वापस से रिपीट करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों सर? यहां पर होता है केमिकल अट्रैक्शन। केमिकल अट्रैक्शन का मतलब कि अगर ये यहां पर द्वितीय अंडक है तो ये द्वितीय अंडक से केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजिन। क्या? द्वितीय अंडक जो होता है उससे केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजिन। और ये जो शुक्राणु जो होती है इनकी सतह पर एक केमिकल मिलता है जिसका नाम होता है एंटी फर्टिलाइजिन। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जहां से फर्टिलाइजिन आ रहा होगा शुक्राणु वहीं की तरफ जाएंगे, मतलब चुंबक की तरफ है। यहां से निकलता है फर्टिलाइजिन, इनके ऊपर होता है एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे से आकर्षित होते हैं तो ये शुक्राणु वहां जाएंगे जहां पर फर्टिलाइजिन निकल रहा है। तो फर्टिलाइजिन जहां से निकल रहा है उस फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, यहां से निकल रहा है तो इधर जाएंगे, यहां से फर्टिलाइजिन निकल रहा होगा तो इधर जाएंगे। जैसे पराग नलिका अगर आपको याद आ रही हो। चलिए, ये कोर्स में नहीं है इसलिए मैं नहीं चाहता हूं ये बताना, प्लीज मेरे को वो मत किया करो, पोक मत किया करो सर ये बाहर की चीज बताने के लिए। मुझे पता है आप में से कईयों ने चीज ये पहले पढ़ रखी है इसलिए जान पूछ के करते हैं, यार वो बता दो ना कैसे होएगा। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। आइए, अब साहब ये जो शुक्राणु है इसका एक्रोसोम अब काम करेगा? हाँ सर काम करेगा। अब ये देखिए, ये शुक्राणु जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, ये वाला शुक्राणु जो था धीरे 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 किसके संपर्क में आया? सर इसको टच किया। किसको टच कर दिया सर? इसको टच कर दिया। ये टच किया टच। किसको टच किया? सर इस द्वितीय अंडक को जैसे इसने टच किया, टच किया, टच किया,
जैसे ही टच होता है, जैसे ही स्पर्श मिलता है शुक्राणु का किसको, इस द्वितीय अंडक को, इस द्वितीय अंडक में अर्धसूत्री सेकंड कंप्लीट होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का लॉ जानते हैं ना। तो जरा सोचिए, जैसे ही टच मिला, जैसे मैंने गुदगुदी करी तो बदले में कुछ अभिक्रिया हुई, कुछ क्रिया के प्रति अभिक्रिया हुई। जैसे ये क्रिया हुई, शुक्राणु टच किया, टच करते ही ये द्वितीय अंडक में अर्धसूत्री सेकंड जो था वो स्टार्ट हो गया, मतलब अर्धसूत्री सेकंड जो रुका हुआ था वो स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझ कर, जैसे शुक्राणु आया, कौन आया, शुक्राणु आया, शुक्राणु आने के बाद शुक्राणु संपर्क में आया। क्या बोला हमने, शुक्राणु जो है संपर्क में आया। शुक्राणु अगर संपर्क में आएगा, शुक्राणु जो है वो द्वितीय अंडक के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, शुक्राणु जैसे द्वितीय अंडाणु के संपर्क में आएगा तो क्या होएगा सर, द्वितीय अंडक जो है उस द्वितीय अंडक में मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये जो था ये कौन था, द्वितीय अंडक था। सर एक अंडाणु में 2 स्पर्म चले जाएंगे, नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे। सर क्यों नहीं होंगे, वो भी बताऊंगा। सर आर्तव चक्र तो रह गया। यार तुम पढ़ाने देते हो कि तुम इतने बड़े भोंदू लाल हो कि कोई चीज चल रही है तो आराम से सुनकर बैठकर चुपचाप सुन ले, है? ये शुक्राणु आया, टच किया, इस द्वितीय अंडक में क्या हो गया सर, अर्धसूत्री सेकंड कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये अर्धसूत्री सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो 2 कोशिका बनेंगी, और वो 2 कोशिका कौन सी होंगी, सोच समझकर मुझे बताना। जो 2 कोशिकाएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी सर, एक छोटी कोशिका बनेगी और एक बड़ी कोशिका बनेगी। जो छोटी कोशिका होगी उसका नाम क्या होएगा, द्वितीय ध्रुवीय पिंड, और जो बड़ी कोशिका होगी उसका नाम क्या होएगा, अंडाणु। बस 3D एनिमेशन दिखा दो, अपने आप देख लो, जाओ YouTube पे जाओ, चेक करो। 3D एनिमेशन दिखा दो, और ये एनिमेशन दिखा दो, और वो एनिमेशन दिखा दो। 3D में चांटा और लगा दूं तुम्हारे, नहीं पता हमको। हिमांशी साहू, रानी सेना आज वापस से क्लास देखोगी तुम। नापा नहीं हमने शुभम पटेल। और जिनको आर्तव चक्र लगी हुई है ना, आर्तव चक्र का आधे से ज्यादा कंसेप्ट बता दिया तुमको यहां पर, अगर ध्यान से सुने हो तो। मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षण नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे दोस्त। और कौन रेस्पॉन्सिबल होएगा उसके लिए, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ जी, शुक्राणु आया, टच किया, द्वितीय अंडक में अर्धसूत्री सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। द्वितीय अंडक में अर्धसूत्री सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो 2 कोशिका बनेगी। एक क्या बनेगी सर, एक बनेगा अंडाणु बनता है, और एक क्या बनता है, छोटा ध्रुवीय द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनता है। द्वितीय ध्रुवीय पिंड का क्या होएगा हमको नहीं पता, एनसीईआरटी ने बोल दिया है। मेन है क्या बन चुका है, अंडाणु। नाउ दिस इज अंडाणु, और ये जो है ये कौन है, द्वितीय ध्रुवीय पिंड है। ठीक।
ठीक है। अब क्या होगा सर, ये एक्रोसोम अभिक्रिया करेंगे, एक्रोसोम के एंजाइम्स जो है इनको तोड़ेंगे, किनको, इन स्तरों को तोड़ेंगे, और एक्रोसोम के एंजाइम अगर तोड़ते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्रोसोम भी खत्म होता जाएगा और ये चीजें टूट जाएंगी। उनमें से एक एक्रोसोम का एक एंजाइम होता है जो क्या कर देता है, इन दोनों की झिल्लियों को जोड़ देता है। किसकी झिल्लियों को जोड़ देता है सर? शुक्राणु और अंडाणु की झिल्लियों को जोड़ देता है, कोन बनाता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं। ये शुक्राणु अंदर आ जाता है। फाइनली तोड़ ताड़ कर शुक्राणु जो है वो कहां आ जाएगा, शुक्राणु का जो मटेरियल जो है वो कहां आ जाएगा सर? अंदर आ जाएगा। कौन अंदर आ जाएगा? शुक्राणु। हमारी एनसीईआरटी बोलती है पूरा का पूरा शुक्राणु आ जाता है, हालांकि ये नहीं होता और हम एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़ेंगे। ये शुक्राणु का मटेरियल या ये शुक्राणु पूरा का पूरा कहां आ जाता है? अंदर आ जाता है, और उसका ये एक अगुणित केंद्रक अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ में जुड़ जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है, और क्या बना देता है? डिप्लॉयड युग्मनज बना देता है। ठीक है, तो मैं फिर बोल देता हूं, एनसीईआरटी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक की चीजें जो बताई हैं, यहां तक की चीजें जो समझाई हैं वो याद रखना। कल आकर हम स्टार्ट कर देंगे क्या? आर्तव चक्र। कल आकर क्या पढ़ेंगे सर? आर्तव चक्र पढ़ेंगे। अब ये जो आर्तव चक्र जो है कसम से समझ में नहीं आएगा। जो चीजें आज पढ़ाई हैं प्लीज इनको रिपीट करके आना। अगर नहीं रिपीट करके आओगे तो कई जैसे यहां पर आते हैं क्लास में, रिपीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आलतू फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे पास उनके लिए बिल्कुल भी समय नहीं होएगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी है और ऐसे ही अगर टाइम वेस्ट होता रहा तो थो लिया फिर काम। ठीक है जी, डन। इनको ये होश नहीं है कि सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, इनको ये होश नहीं है कि पहले चैप्टर में क्या पढ़ाया है, इनको ये होश नहीं है कि रोपण क्या होता है, इनको ये होश नहीं है, किसी चीज का होश नहीं है। बात तो ये है। तो कल हम पढ़ेंगे आर्तव चक्र, आर्तव चक्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 2 लेक्चर और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। मिलते हैं बेटा कल। हाँ जी, और किसी का अगर कोई सवाल है, कोई लॉजिकल सवाल है तो पूछेगा, नहीं तो इलॉजिकल आपके बिना फालतू के आते रहते हैं। मियोसिस सेकंड होगा तो डिवीजन नहीं होगा। ये देखो कौन है, ये टॉमी। मियोसिस सेकंड होगा तो डिवीजन नहीं होगा। भाई साहब तेरे द्वितीय अंडक में मियोसिस सेकंड पर विभाजन रुका हुआ था। अब मियोसिस सेकंड जब जो रुका हुआ है, जैसे शुक्राणु टच करेगा वो मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस सेकंड जो रुका हुआ था वो स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज सेकंड पर रुका हुआ था, स्टार्ट हो गया। मेटाफेज सेकंड के बाद एनाफेज सेकंड आएगी, टीलोफेज सेकंड आएगी, तो विभाजन नहीं हो जाएगा। और विभाजन होएगा तो 2 कोशिका बनेगी, जिनमें से एक का नाम अंडाणु और दूसरी का नाम द्वितीय ध्रुवीय पिंड है। मानव मादाओं में रज चक्र के दौरान किस प्रवस्था में अंडोत्सर्ग होता है? भैया मेरे भाई अंकित प्रजापति, हम कल पढ़ेंगे रज चक्र, आर्तव चक्र, कल पढ़ेंगे ना, कल पढ़ेंगे ना। सर कौन सी अवस्था है जिसके अंदर अंडोत्सर्ग होता है? मानव मादाओं में रज चक्र के दौरान कौन सी अवस्था होती है जिसमें अंडोत्सर्ग होता है? तो स्त्रावी प्रवस्था होती है, प्रचुरोध भवन अवस्था होती है। स्त्रावी प्रवस्था के ठीक पहले होता है या प्रचुरोध प्रवस्था के प्रारंभ में? थर्ड आंसर है, स्त्रावी प्रवस्था जो होती है उससे पहले होता है। अब तेरे को पता नहीं है स्त्रावी प्रवस्था क्या होती है तो मैं कैसे बताऊं तेरे को? आएगा अंकित, थोड़ा बी लॉजिकल ना यार। अभी मैंने तेरे को आर्तव अवस्था नहीं बताया, आर्तव चक्र नहीं बताया, तो तेरे को कैसे समझ में आएगा यार? अगर स्पर्म नहीं आएगा तो यह एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूट जाएगी। हाँ जी विपिन रावत, टूट जाएगी। 15 क्वेश्चन बचे थे, वो कब बताओगे? तो तुमसे टेस्ट में 15 क्वेश्चन नहीं हुए हिमांशी साहू? सर दूसरा स्पर्म क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है। जब आएगा तो बताऊंगा। सर लिखवाएंगे नहीं? अबे लिखवा तो दिया, मन तो ऐसा करे तो लबाड़े लगा दे तुम्हारे खींच खींच के। मूर्ख हैं बिल्कुल ही यार। पूरा आज तुमको लिखवाया, तुमको होशो आवास में रहते हो कि नहीं रहते? तुमको सारी चीजें लिखवाई हैं। ट्विंस बता दो, बंद कर दो यार मनोज जी यार।